Hi everyone, myself Shivamza and you are watching Big Brains. So finally I'm here with fulfilling my promise of OS Lab one short video. In this video I will cover all the manuals even if you are learning from different teachers, different section जो कुछ भी है ना मैंने इसमें almost सारा cover किया है. तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. इससे पहले मैंने सी एन लैब की वन शॉर्ट वीडियो बनाई जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं ओ एस लैब की भी वन शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ. मुझे था कि यार सी एन लैब का मैंने 2 महीने का कंटेंट सारा 1 घंटे के अंदर कवर करवा दिया. वाओ, तो मैं ओ एस लैब का क्यों नहीं करवा सकता. और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, ठीक है, उसकी वजह से मेरा आज का पूरा दिन ही तकरीबन गया है. क्या भाई मानते 2 महीने इसको दिए जाने चाहिए ओ एस लैब को, एटलीस्ट ओ एस थ्योरी को तो वैसे ही देने चाहिए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट था. तो तकरीबन 7-8 मैनुअल्स मैंने इसके अंदर कवर किए. जो मैनुअल 2 था उसके डिफरेंट वर्जन्स थे, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए. तो बेसिकली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टीच सारे बैच स्क्रिप्ट. इंतहाई फजूल तरीन लैंग्वेज है, पता नहीं किस इंसान ने ईजाद कर दी है. तो वो बहुत ही वाहियात थी. मेरे बहुत ज़्यादा एरर्स आए, मेरा बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब की उसने. लेकिन अगर आप सर आराम से पढ़ रहे हैं तो उनका जो लैब का पेपर होगा वो हैंड रिटन होगा, वहाँ इंडेंटेशन का इश्यूज़ नहीं होंगे. और नहीं यहाँ पे कोड कंपाइल करो तो वो आते हैं हमारे पास पेसिस के इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं. तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी. वीडियो मेरे सामने इस टाइम 1 घंटे 42 मिनट 39 सेकंड और 23 मिली सेकंड की वीडियो है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे की ये वीडियो होने वाली है. सो आई डोंट नो, इसका मुझे कुछ नहीं पता कि आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि कल 5 बजे ट्यूसडे वाले दिन तो आप लोगों का मिड है. उसके अलावा कुछ बच्चों का वेडनेसडे को है, कुछ बच्चों को जैसे हमारा थर्सडे वाले दिन मिड है. सो दिस टाइम इवन आई डोंट नो हाउ यू गाइज विल डू डैट. कोई अल्ट्रा लेजेंड बनो, कुछ करो कि आप 2 घंटे के अंदर कर लो सारा. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है. लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, आप वीडियो देखें, साथ साथ आपको तसल्ली भी दे रहा हूँ कि कर ही लेंगे. बाकी ये वीडियो देखो अब कितनी देर में अपलोड होती है. 5-6 GB की वीडियो होने वाली है. अच्छा, अब तो हम थोड़ा सा कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है. तो नीचे ना टाइम स्लैब आ रहा होगा कि यहाँ से लैब मैनुअल 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 3 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 4 स्टार्ट हो रहा है. तो उससे आपको स्पेसिफिक पे जाने के लिए काफ़ी इजीनेस मिल जाएगी. ठीक है, तो यूँ आप करके अपना टाइम भी बचा सकते हो और इजीली कर सकते हो. बाकी इस सब के अंदर जो मेरा फेवरेट मैनुअल रहा है वो लैब मैनुअल 6 रहा है. तो मैं ये बात अभी मेरी लिख के दे सकता हूँ, चैलेंज से कह सकता हूँ. वीडियो में मैंने काफ़ी जगह कहा है कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं आती. तो वो चीज़ मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पाइप्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन मीडियम एज अ चैनल कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके ऊपर मैसेज पास हो जाता है. तो सारा कोड वाइज मैंने करके दिखाया है. मैंने करके दिखा दिया. वो पेपर में सर पूछ सकते हैं क्योंकि सर ने तब करवाया था और मैंने क्वेश्चन पूछ के वो क्लियर किया था. मैं चैलेंज से कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आता, अभी भी नहीं आता. ठीक है, वीडियो देखने के बाद भी 40-50% स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को आ जाए. इसके अलावा मेरे 10 बजे सोने का टाइम होता है और 11 बज रहे हो, मेरी आँखें बंद हो रही है. एनीवेज गाइज, बहुत हो गया यार, वीडियोस में तो कम बैक हो गया. अब मुझे चाहिए स्टडी में कम बैक. ठीक है, मार्केटिंग का भी मेरे बड़ी पड़ी है. ठीक है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, तो मार्केटिंग पे कम बैक करना है. बाकी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं. ठीक है, मैंने अपने मिड्स की तैयारी भी करनी है बट मैं वीडियोस में लगा हुआ हूँ एनीवेज. तो देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, मेरा काम था वीडियो बनाना. ठीक है, मैंने पूरा दिन लगा के वीडियो बना दी. अब आप लोगों का काम है कि आपने पूरा दिन लगाना है, क्या लगाना है, 1 घंटे लगाना है, 2 घंटे लगाना है, कितना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने पूरी कर दी है. ठीक है, आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस. ठीक है, मैंने कहा था कि ओ एस लैब की 1 शॉर्ट वीडियो मैं लाऊंगा. मैंने पूछा था, फिर मैंने कह दिया था कि मैं लेके आऊँगा और अब ये वीडियो आ चुकी है.
सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जैसे भी करना है, जो भी करना है, मेरा इसमें कोई टीचिंग मेथड आपने क्यों नहीं, मैंने CN की वीडियो में बताया था कि यूँ करते जाना और आपका होता जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों का बहुत अच्छे से हो भी गया था। लेकिन OS का भाई मुझे कुछ नहीं पता आप लोग कैसे करोगे, बस आपने ट्राई करना है, हो जाएगा। बस साथ साथ तसल्ली भी दे रहा हूँ, डरा भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये पूरे 2 महीने में कवर होने वाली चीज़ है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर से मैं तसल्ली दे रहा हूँ। तो बहुत होगी तसल्लियाँ, बहुत होगी डराना। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके कहीं ना कहीं जाके पहुँचेंगे ना, तो हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। So without wasting any more time, let's start the today's one short video of OS Lab. Hi everyone, welcome back, and here as you can see that I have opened the lab manuals folder और यहाँ पे मेरे पास सारे मैनुअल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैब 2 है, ये भी लैब 2 है, ये भी लैब 2 है। तो बेसिकली ये 2 क्या है, ये डुप्लीकेट्स है? नहीं, ये डुप्लीकेट्स नहीं है। बेसिकली ना मैंने कुछ इस तरह से इस वीडियो को ऑर्गेनाइज़ करना है कि जितने भी सेक्शन है ना तो सबको बेनिफिट मिले। तो उनके लैब्स के अंदर जो जो मैनुअल्स करवाए जा रहे हैं तो वो मिक्स है बेसिकली। तो सारे मैं कवर करवा दूँगा, सारे टॉपिक आप लोगों के कवर होने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। आपको बेसिक टॉपिक्स भी करवाऊंगा, आपको थ्योरेटिकल भी करवाऊंगा। लास्ट टाइम CN की मैंने ना वीडियो बनाई 1 शॉट, उसके अंदर ना मैंने इम्प्लीमेंटेशन तो करके दिखा दी, लेकिन मैंने ना उनको गाइड कर दिया था कि जो CN की लैब में जो थ्योरी आनी है ना आपने ChatGPT पे डालना है और वहाँ से जाके कर लेना है इस तरह से। लेकिन मुझे मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने, मैंने नहीं करवाया तो उन्होंने भी जाके नहीं किया। तो मैंने कहा ये भी चलो मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ कि थ्योरी भी लैब के अंदर मैं ही करवा देता हूँ। जो भी थ्योरी के कोड्स वगैरह या थ्योरी के जो भी थ्योरी आनी है बेसिकली इनकी डेफिनेशन वाइज, तो वो चीज़ें भी मैं आपको करवा दूंगा आज की इस 1 शॉट वीडियो के अंदर। तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है ताकि और भी लोग बेनिफिट वगैरह हासिल कर सकें, अच्छे मार्क्स ले सकें। लेकिन दूसरों के ग्रेड्स का सोचेंगे ना तभी अपना ग्रेड आएगा। यूँ सोचेंगे ना कि दूसरों का ग्रेड उड़ा देंगे, उनको शेयर नहीं करते, तो किस्मत ऐसा चक्कर खेलेगी कि आपका अपना भी ग्रेड तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, सबका भला करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, आई एम हेयर फॉर यू गाइस एंड हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास OS लैब मैनुअल 1। अब इसके अंदर जाए ना तो इसके अंदर ना वर्चुअल बॉक्स की सारी इंस्टॉलेशन वगैरह है कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, क्या नहीं करना। अब हमारे पास ना एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, तवक्का कर सकता हूँ कि आपने ये इंस्टॉलेशन कर ही ली होगी। इतनी बार लैब में भी करवाई गई, अगर ये भी नहीं की ना यार तो मेरा यही मशवरा है कि जाके डिग्री चेंज करो, वरना बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। नहीं तो इसकी भी आपको वीडियोस यूट्यूब पे वैसे मिल जाएंगी इंस्टॉलेशन की, अगर आपने इंस्टॉल वगैरह नहीं किया हुआ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स पे ना करें, आप VMware के ऊपर करें। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं VMware ओपन किया हुआ है, तो उसके ऊपर हम करेंगे, वो काफ़ी अच्छा है वर्चुअल बॉक्स से, ठीक है। तो इसके अंदर जो थ्योरेटिकली हमारे पास आ सकता है वो ये आ सकता है कि वर्चुअल बॉक्स क्या है क्या नहीं है। तो आपने बताना है कि वर्चुअल बॉक्स क्या है। विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट है, वी रेफर टू फुल virtualization that is the particular kind of virtualization that allows an unmodified operating system with all of its software। तो यानी कि बेसिकली ना वर्चुअल बॉक्स क्या होता है उसकी चीज़ें, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्विज़ के अंदर किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि हमारे क्विज़ में आ गई थी, बट ये बनती नहीं है, तो इस पर ज़्यादा मैं फोकस भी नहीं कर रहा। तो लैब मैनुअल 1 के अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। हम जो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे ना वो लैब मैनुअल 2 से करेंगे। अब गाइस हमारे पास ये लैब मैनुअल 2 है। आई डोंट नो ये किस टीचर का है, यहाँ पे टीचर का नाम नहीं लिखा हुआ, और ये UMT को मैं राइट्स वगैरह दे रहा हूँ, उनके मैनुअल्स हैं, कल को वो क्लेम ना कर दें कि आपने हमें राइट्स नहीं दिए। तो उनको मैं प्रॉपर राइट्स दे रहा हूँ कि UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के मैनुअल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक लैब मैनुअल 2 ये वाला भी है मेरे पास, और एक लैब मैनुअल 2 ये वाला भी है हमारे पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो लैब मैनुअल 2 मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ ना वो ये वाला है, ठीक है, जो कि हमें भी करवाया गया था, सर अरहम ने हमें करवाया था ये। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंस्ट्रक्टर है मोहम्मद अरहम है, उनको भी मैं राइट्स दे रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले थ्योरेटिकली हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और इधर से ना सिंपल C++ के कोड करेंगे, ठीक है, ये 2-3। उसके बाद हम बैश के ऊपर जाएंगे ताकि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट रखें और एक सीक्वेंस को फॉलो करें। तो पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे।
ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूबंटो की जो थ्योरेटिकली है सारी चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूबंटो सर्वर। यूबंटो सर्वर क्या होता है, तो हम बताएंगे यूबंटो इज़ अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि जाना जाता है नॉन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सटेंसिव सपोर्ट कम्युनिटी। ये अपनी एक्सटेंसिव सपोर्ट कम्युनिटी और सिंप्लिसिटी की वजह से जाना जाता है। अब यूबंटो सर्वर क्या है, यूबंटो सर्वर इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सर्वर इन्वायरमेंट्स प्रोवाइडिंग लाइट वेट एंड सिक्योरिटी वगैरह ही प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट होस्टिंग, मैनेजिंग डाटाबेस एंड रनिंग नेटवर्क सर्विसेज वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ बैश। बैश हमारे पास क्या है, ठीक है, बैश इज़ डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है, अब हमारे पास ना ऑन मैनी लिनक्स सिस्टम्स के अंदर बैश यूज़ की जाती है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बैश। बैश हमारे पास क्या होती है, बैश बेसिकली ना एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। बेसिकली ये ना क्लोज टू ह्यूमन होता है और ना पीछे बैकएंड पे ये कन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि आपको कोड लिखने के लिए प्रोवाइड करेगा और जो भी उसके आपने यूज़ करना है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास वो कन्वर्जन होती है ना, तो बाइनरी फॉर्मेट वगैरह के अंदर वो 0 1 के अंदर जो भी उसका सारा बैकएंड पे चल रहा होता है ना वो सारा हमें बैश करके दे देता है। इट अलाउज़ कमांड एग्जीक्यूशन डायरेक्टली इन द टर्मिनल। हमें टर्मिनल पे जो भी हमने कमांड डालनी होती है ना वो उसकी हमें सहूलत प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट स्क्रिप्टिंग फॉर ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, हमें स्क्रिप्टिंग आ जाए, नीचे शेल आएगी तो उसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है बेसिकली, जो अभी हम पढ़ेंगे। वाई लर्न बैश। बैश हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है, स्क्रिप्टिंग होती है इसके अंदर बेसिकली। ऑटोमेट सर्वर मैनेजमेंट टास्क। सर्वर मैनेजमेंट जितने भी टास्क हैं ना वो सारे ये ऑटोमेटिकली डील कर लेता है। ठीक है, हमें या यूज़र को नहीं देखना पड़ता वो सारा कुछ। डेवऑप्स के अंदर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन वाली मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं। और इसके अंदर शेल का अगर है, यस शेल का भी हमारे पास। तो व्हाट इज़ अ शेल स्क्रिप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास आ सकता है कि शेल स्क्रिप्ट क्या होता है। ये जो शेल स्क्रिप्ट होती है ना वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर क्या होती हैं, मल्टीपल कमांड्स होती हैं। ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ कमांड्स इस फाइल के अंदर होती है ना, डॉट एस करके होती है वो फाइल। ठीक है, हम अभी आपको बनाना भी सिखाएंगे, सारे हम सीखेंगे। तो उसके अंदर वो सारी क्या होती है, शेल स्क्रिप्ट कहलाती है वो एक फ़ाइल। ठीक है, स्क्रिप्ट्स अलाउड ऑटोमेशन ऑफ रेपिटिव टास्क, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर। तो रिड्यूसिंग एरर वाला तो मजाक लिखा हुआ है, उसके अंदर बड़े एरर्स आते हैं, तो अभी हम सारे करके देखेंगे। तो वाई स्क्रिप्टिंग मैटर्स, ये सारे ऑटोमेट्स टास्क लाइक बैकअप्स, ये सारे ऑटोमेशन में आ जाता है, खुद से डील नहीं करना पड़ता यूज़र को। ओके, आई होप हमारी थ्योरेटिकली जितनी चीज़ें थी वो कवर हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की ओर। और सबसे पहले बैश प्रॉपर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये वाला C++ का कोड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि C++ ईजी है। इंस्टेड ऑफ बैश हम पहले C++ को देखेंगे, फिर हम बैश को देखेंगे। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि VMware को इंस्टॉल वगैरह करना है, वो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो हम प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर चलते हैं कि हम अपने यूबंटो के टर्मिनल के अंदर कैसे C++ का कोड वगैरह लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना वो सूडो वगैरह ये 1 2 कमांड पहले डालनी पड़ेंगी, तो मैंने तो ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये मैंने डाल लिया अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे ही डाला है तो ये मेरे पास ओपन होके आ चुका है। अब गाइज़ यहाँ पे सीन क्या है कि जो है ना, कौन सा कर रहे थे हम, दिस वन और ये वाला कर रहे थे। तो ये सूडो apt अपडेट एंड सूडो apt इंस्टॉल gcc, एक और C++ की भी होती है, तो वो आपने देख के इंस्टॉल वगैरह कर लेनी। होपफुली आप लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह कर ही ली होगी। तो हम मूव करते हैं अपने टास्क की ओर। टास्क एक ये है हमारे पास और एक ये वाला है, तो जल्दी से हम पहले ये वाला टास्क करते हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिकली C++ का कोड लिखना है, जिसके अंदर यूज़र से हम उसका नेम, एज और GPA पूछेंगे और उसका प्रिंट करवा देंगे, सिंपल इज़ दैट। तो जल्दी से चलते हैं एंड यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे नहीं करनी, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास C++ की फ़ाइल होती है तो उसका ऑब्जेक्ट फ़ाइल कैसे बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अभी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल हम करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट। कैसे क्रिएट होती है उस पर भी आपको नहीं जाना, तो मैं करता हूँ यहाँ पे शुएब हमज़ा .cpp।
ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट की टच क्या होता है इस पर भी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं सिर्फ लिखा टच और shoaibhamza.cpp और नैनो करके मैं इसको ओपन करने लगा। अब नैनो से ओपन होती है, अभी अभी के लिए आपको ये सब पे नहीं जाना, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ना फाइल बेसिकली ओपन हो गई है C++ की। तो इसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ, इंक्लूड जैसे मैंने किया IOSTREAM स्ट्रीम। ओके गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने सारा ये C++ का कोड लिख दिया, जिसके अंदर लाइब्रेरी इंक्लूड की है यूजिंग नेम स्पेस, इंट मेन, स्ट्रिंग वेरिएबल्स वगैरह और सिंपल सी आउट और सी इन के थ्रू मैंने एक C++ का कोड लिख दिया। तो होपफुली C++ का कोड आप लोगों को आता ही होगा। हमारा जो काम है वो अभी ये है कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ और ये कैसे ओपन करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास ना क्रिएट होती है फ़ाइल, कोई भी हमारे पास फ़ाइल क्रिएट करनी है ना, वो टच से क्रिएट होती है, ठीक है। टच लिखेंगे, आगे हम फाइल का नाम देंगे, तो हमारे पास एक ना फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आप उसको C++ के लिए CPP में करना चाहते हैं या एक टेक्स्ट फाइल के लिए TXT रखना चाहते हैं, वो इस आखिर वाली डॉट के बाद एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने टच करके एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद ना आपने उसको ओपन करने के लिए लिखना होता है नैनो, ठीक है। नैनो आगे फाइल का नेम, ठीक है। और अगर उसको टर्मिनल पे यहीं पे शो करवाना है कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम यूज़ करते हैं कैट। लेकिन अभी हम इस फाइल को ओपन करने लगे हैं। जैसे मैंने इसको किया ओपन, तो इस तरह से मेरे पास ये फाइल ओपन होके आ चुकी है। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट कीज़ वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, कट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मुझे ना ये वापस करना है कि यहाँ से मुझे वापस से अपने टर्मिनल पे जाना है, तो उसके लिए लिखूँगा मैं कंट्रोल X जैसे ही करूँगा ना, तो वापस मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने टर्मिनल के ऊपर और मुझे वापस से जाना होगा। तो मैं नैनो shoaibhamza.cpp करके लिख दूँगा और मैं इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो मुझे करना होगा कमांड कंट्रोल S और वापस से कंट्रोल X करके बंद कर सकता हूँ। अब बात आती है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है मुझे इस फाइल को। तो उसके लिए आपने लिखनी है ये वाली कमांड G++ आगे अपनी फाइल का नेम, ठीक है, पूरी फाइल का नाम लिख दिया, स्पेस डालना है बीच में एक और -O और आखिर में आप कोई भी ना ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली अपनी फाइल को ना आप एक एज अ एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको इस तरह से करा, तो ये मेरे पास एक H दे दो, उसको कोई भी नाम आप देना चाहो दे सकते हो। तो मुझे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना पड़ेगा ./H। तो गाइस जैसे ही मैंने .H किया ना, मुझसे पूछ रहा है इंटर योर नेम, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ अपना शुएब मैंने इसको नेम दे दिया। अब मुझसे पूछ रहा है मेरी एज, तो अभी रिसेंटली मैं 21 का हुआ हूँ और मेरी GP क्या है 3.57 करंटली। तो मैंने इसको इंटर कर दिया, तो इसने मुझे रिजल्ट ला के दे दिया शुएब 21 एंड आगे मेरा CGP इस तरह से आ रहा है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम एक C++ की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोड तो हमें आता ही है ऑलरेडी C++ का, और उस फिर फाइल को ओपन कैसे करना है और वापस उस फाइल से बैक कैसे आना है। कमांड X करके हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है G++ shoaibhamza.cpp आगे हाइफन और आगे फाइल का नेम, और उसके बाद हम सिंपली .h करके उसको एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर हो गई होंगी। ये बहुत बेसिक थी आपको ऑलरेडी भी आती होंगी आई होप। तो इसी तरह से हमारे पास टास्क 2 है और उसके अंदर भी हमारे पास ये C++ का कोड है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो C++ आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है तो वो आता ही है, बस आपने इतना पता होना ज़रूरी था कि फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ऑब्जेक्टेबल फ़ाइल किस तरह से बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो यही कुछ था इस लैब के मैनुअल के अंदर। तो हम चलते हैं अपने किधर लैब मैनुअल नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैनुअल है, लेट मी सी एट फर्स्ट। तो ये वाला मैनुअल हो चुका है, तो इसको मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए बंद। और ये अब हमारे पास बैश स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बैश भी हम करेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बैश से पहले हमारे पास ना कुछ बेसिक लिनक्स की कमांड आती हैं जो कि हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के अंदर थी बेसिकली सारी, टच हो गई, ठीक है, नैनो, ये कैट, ये सारी उसी की थी जो कि मैंने पहले ही बता दी क्योंकि उसके अंदर वो रिक्वायर्ड थी। तो डोंट वरी, हम प्रॉपर अब स्टार्ट करने लगे यहाँ से, ठीक है। तो ये इधर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना PWD सबसे जो पहली कमांड है यहाँ पे वो है PWD आपको क्या करता है, डायरेक्टरी का पाथ दे देता है कि आप करंटली किस जगह पे हो, ठीक है। जैसे मैं IP एड्रेस होता है ना, आपको बता देता है कि यहाँ पे आप
हो, तो इसी तरह से हमारे पास ये भी होता है। तो जैसे मैं देता हूँ इसको PWD, तो मेरे पास बता सकता है कि ये आपका करंटली कहाँ पर हो, ठीक है। तो इस तरह से PWD करके मैं अपना वो कर सकता हूँ, तो कि मैं किस जगह पे अभी लाई करता हूँ। तो ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है ls की। ls क्या करती है, जहाँ पे आप करंटली हो वहाँ पे आपके पास कौन कौन से डायरेक्टरीज़ हैं, तो वो सारी डायरेक्टरीज़ या कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सा कंटेंट है, तो वो सारा आपको ls बेसिकली लिस्ट कह सकते हैं। तो जो भी लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो सारा आपके पास शो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है CD, ठीक है। अगर आपने कहीं मूव करना है, बेसिकली जैसे हमारे पास ना अभी हम कहाँ पे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ PWD, अभी हम होम, आगे ही मेरी ID लिखी, इस फोल्डर के हम अंदर हैं और इस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें। तो मैं मूव करवाना चाहता हूँ ख़ुद को जैसे डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। तो मैं कैसे मूव करवाऊँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा CD स्पेस DOWLONDS, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, LO नहीं, स्पेलिंग गलत है, LOADS, ठीक है, डाउनलोड्स। तो इस तरह से मैं करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब किधर आ चुके हैं, डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मैं लिखूँगा ना PWD के, अभी मैं करंटली कहाँ पर हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले हम इधर थे, ठीक है, और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, होम, आगे दिस फोल्डर एंड देन डाउनलोड्स। तो इस तरह से होता है। अब मैं चाहूँ कि वापस मैं इधर कैसे आऊँ, जैसे मैं PWD दोबारा से लिखूँ ना, अभी भी मैं इधर ही हूँ, तो मुझे वापस जाना हो यहाँ पर, तो तब क्या करूँगा, तब मैं लिखूँगा CD स्पेस और 2 दफ़ा डॉट दबाना है। तो जैसे मैं करूँगा ना, तो वापस से मैं इस जगह पे आ जाऊँगा। मैं फिर से लिखता हूँ PWD, तो मैं वापस से जहाँ पे शुरू में था वापस से वहीं पे आ चुका हूँ। अब मैंने इस फोल्डर से भी बैक जाना है कि मैं होम पे जाना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से CD, यानी कि CD ना आपको एक प्रीवियस पे ले जाता है, प्रीवियस फोल्डर के ऊपर। अब देखिए हम होम के ऊपर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना PWD, तो अब किधर आ चुका हूँ, होम के ऊपर। अब होम से भी पीछे आना हो तो मैं फिर से CD टाइप करूँगा, तो होम से भी पीछे मैं आ चुका हूँ। तो अब देखें ये बिल्कुल ही रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे पास वर्क करती है। अब मुझे जाना किधर है, मुझे जाना है डायरेक्टली, मैं जाना चाहता हूँ इधर। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं पूरा पाथ लिखूँगा CD एंड स्लैश होम एंड स्लैश अपनी ID वाला फोल्डर लिखूँगा F20 22065283 लाइक दिस। अब मैं डायरेक्टली ना इंस्टीड ऑफ एक फोल्डर मैंने दोनों पूरा पाथ दे दिया उसको, तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे आ गया हूँ PWD। तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी, आप लोगों को कवर हो गई होंगी। तो हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन कौन सी कमांड है, ठीक है। CD होम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी हैं। अब बात आती है ये वाली सारी के किस तरह से हमें करनी है। टच की फाइल, टच की कमांड क्या करती है, हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट कर देती है। जैसे मैं लिखता हूँ TOUCH, और मैं लिख सकता हूँ क्या नाम दो, कोई नाम बता दो यार, लैपटॉप कर देता हूँ, laptop.txt, ठीक है। laptop.txt करूँगा एंड ls करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास laptop.txt की फ़ाइल आनी चाहिए। रही laptop.txt की फ़ाइल मेरे पास आ चुकी है। इसको मुझे ओपन कैसे करना होगा, उसके लिए लिखूँगा नैनो लैपटॉप, पूरा उसका नाम देना और बाद में एक्सटेंशन भी देनी है। तो इस तरह से मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी और इसको कोई भी कंटेंट लिखना है, उसको सेव करना है कमांड S से, और कमांड X से वापस टर्मिनल पे आ जाना है। तो अगर मैं उसका कंटेंट टर्मिनल पे दिखाना चाहूँ तो उसके लिए क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा cat एंड लैपटॉप .txt, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इसका कंटेंट था वो मेरे पास सामने आ चुका है। तो इसके बाद चलते हैं आगे, हमारे पास कौन सी कमांड है। तो मेक डायरेक्टरी, अगर हमें नई डायरेक्टरी बनानी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी किधर है, हम करते हैं PWD, तो यहाँ पे मुझे एक और डायरेक्टरी बनानी है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा MKDIR, और जो भी मुझे नया फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बेसिकली कहते हैं फोल्डर को। जैसे मैं कह रहा हूँ 5th सेम, ठीक है, 5th सेम के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास वो बना है या नहीं बना। तो हम ढूंढते हैं 5th सेमेस्टर का फ़ोल्डर किधर बना है, आई कांट, ब्लू के अंदर आ रहा होगा, ये रहा 5th सेम, ठीक है। अच्छा हाँ, इधर मैंने क्या किया कि MKDIR और आगे ना उसको यानी कि 2 फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, एक क्योंकि स्पेस डाल दिया ना, तो स्पेस नहीं डालनी होती बेसिकली हमें यहाँ पे। MKDIR किया ना, तो 2 फोल्डर्स के मैंने नाम दे दिए, एक 5th के नाम से बन गया और एक सेम के नाम से बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए था, मुझे इनको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, RM आगे -R एंड फिर हमें लिखना अपने फ़ोल्डर का नाम। तो कुछ इस तरह से वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सेम वाला भी डिलीट हो जाए, तो मैं फिर से लिखूँगा RM -R एंड यहाँ पे लिखूँगा सेम।
तो कुछ इस तरह से अब दोनों फोल्डर मेरे पास डिलीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना फिफ्थ वाला है, ना ही हमारे पास वो सेम वाला फोल्डर है। लेकिन अगर मुझे कोई फ़ाइल CPP वाली जैसे फ़ाइल है ये डिलीट करनी है, तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तब मुझे RM-R नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ RM एंड ali.cpp करना पड़ेगा और इस तरह से मेरी वो डिलीट हो जाएगी। अब देखें ali.cpp यहाँ से गायब हो चुकी है, पहले आ रही थी। होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को कवर हो रही होंगी। और इसके बाद आते हैं हमारे पास कि अगर आपने फ़ाइल्स को कॉपी करना हो, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, तो इस फ़ाइल का जो कंटेंट है आप दूसरी फ़ाइल के अंदर लिखवाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले दो फाइल पहले किसी ना फोल्डर के अंदर चले जाते हैं ताकि थोड़ा क्लीन हमें मिले इन्वायरमेंट। डाउनलोड्स के अंदर हम चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, touch ये पहली फ़ाइल का नाम है और T2 मेरे पास दूसरी फ़ाइल का नाम है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले नैनो, ठीक है, नैनो t.txt और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, और सेव करके इसको बैक करता हूँ। अब मैं नैनो 2 के अंदर दूसरी फाइल के अंदर जाऊँ ना, वो अभी फ़िलहाल खाली है मेरे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो टी के अंदर जिनकी जो पहली फ़ाइल के अंदर कंटेंट है ना वो दूसरी के अंदर भी आ जाए। तो मैं उसके लिए लिखूँगा CP अपनी पहली फ़ाइल का नाम t.txt और फिर लिखूँगा मैं अपनी दूसरी फ़ाइल का नाम जिसके अंदर मुझे वो सारा कंटेंट पेस्ट करना है। तो उसके लिए उस फाइल का नाम लिख दूँगा t2.txt। तो इस तरह करने के बाद अब मैं दोबारा से किधर जाऊंगा अपनी दूसरी फ़ाइल के अंदर, तो वहाँ पे भी वाला डाटा आ जाएगा। कूल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमने अगर मूव्स और रीनेम फ़ाइल करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उसको अगर रीनेम करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए RM था, RM तो डिलीट के लिए MV होता है, हाँ, यस, ओके, लेट्स ट्राई दिस। कि अब मैं चाहता हूँ कि जो T है ना इसका नाम मैं पूरा कोई चेंज कर दूं, ठीक है। तो मैं इसका करता हूँ MV, ठीक है, t.txt और नई फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ talha.txt, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे अब LS करता हूँ, ठीक है। LS किया तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये t2.txt है और talha.txt जो बेसिकली t.txt थी ना, जो पहली फ़ाइल थी उसका नाम चेंज होके हो गया अब talha.txt, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे पास वर्क करती हैं। और अगर हमें किसी फ़ाइल को मूव वगैरह करवाना हो तो हम लिखेंगे MV फ़ाइल का नेम और आगे इस तरह से उसका पाथ वगैरह दे देंगे। होपफुली ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी भी आती होंगी। तो डिस्प्ले द कंटेंट ये मैंने आपको करके दिखाया टर्मिनल पर अगर आपको कुछ शो करवाना है। और अब हमारी आई होप बेसिक कमांड्स आलमोस्ट कवर हो गई हैं, लेकिन कुछ और भी कमांड्स हैं जो कि एक और मैनुअल है उसके अंदर हैं, दिस वन, ठीक है। इसके अंदर से मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। अगर कोई कमांड है उसकी आपको ना हेल्प वाला फ़ाइल चाहिए हो, जैसे एक होती है ना कि आपको यूज़र मैनुअल दिया जाता है कि यूज़र को गाइड करने के लिए, तो मैन की एक कमांड होती है, मैन आगे आगे कोई भी कमांड, किसी भी कमांड की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन ऑन LS कमांड। तो ये किसी भी कमांड की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो पहले मैन लिखो, आगे उस कमांड का नाम लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें दे देता है। तो LS का मैं बता चुका हूँ, लिस्ट सारी डिस्प्ले करवा देता है। और हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। GEDIT की हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना टच की तरह काम करती है, टच से हम क्रिएट और ओपन कर लेते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि क्रिएट भी होती है और शायद ओपन भी होती है। मैंने बहुत कम यूज़ किया है GEDIT, मैं ज़्यादातर टच और नैनो के थ्रू यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है GEDIT वाला ना, इस वजह से मेरे पास एरर आया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ये बहुत कम यूज़ की है। तो आप अपने पास करेंगे ना, तो अगर आपने यूज़ पहले की इंस्टॉल किया हुआ है सूडो करके, तो आपके पास ये फ़ाइल को ओपन भी कर देगा और क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। स्कैट का होता है हमारे पास कि ये सामने डिस्प्ले करवा देता है, टच मैं बता चुका हूँ, इससे मैं फाइल वगैरह क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, डिफरेंस यही है कि ये जो GEDIT होता है ना, ये आपको क्रिएट भी कर देता है और ये ओपन भी कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो टच है ना, वो हमें क्रिएट तो कर देता है लेकिन डोंट वांट इट टू ओपन नहीं करके देता, वो हमें फिर से नैनो करके ओपन करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से है हमारे पास कमांड। और अगर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जैसे 30 MB का है और उसके पास बहुत बड़ा बिग डाटा है, तो हमारे पास पेज वाइज हमारे पास कंटेंट कैसे शो करवाएं। तो उसके लिए हम लिखेंगे लेस और अपनी आगे फ़ाइल का नाम, जैसे less.os.txt। तो इस तरह से हो जाएगा। उससे फिर बैक कैसे आएंगे, हम Q टाइप करेंगे और बैक हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट और न्यू चीज़ थी।
तो इसके बाद डिलीट के लिए मैंने बता चुका हूँ, RM वाली एक्सटेंशन होती है, और कॉपिंग फाइल्स ये भी करवा चुका हूँ मैं। और इसके अलावा लेट मी सी कि और कौन कौन सी हमें करवाई गई थी। तो ये बहुत सारी एक्स्ट्रा हैं जो कि अभी के लिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमें भी नहीं करवाई गई थी, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास परमिशंस होती है WX+- ये भी हम जब बैच स्टार्ट करेंगे तभी इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। W वाले का मतलब होता है सिर्फ आप राइट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। X का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहे हैं, प्लस का मतलब है हम कोई परमिशन ऐड कर रहे हैं, और माइनस का मतलब होता है कि हम परमिशन टेक कर रहे हैं उससे। जैसे जैसे अभी हम ना ये वाली यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम A+RW यानी कि उसको परमिशन ऐड कर रहे हैं रीड और राइट की, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली X यूज़ करेंगे +X करके। तो वो सारी चीज़ मैं आपको करके दिखा दूँगा बैश के अंदर। तो mkdir मेक डायरेक्टरी मेक OS, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। और इसके अलावा CD का भी बता चुका हूँ, और PWD का भी बता चुका हूँ। रिमूव कैसे करते हैं, RMDIR, अच्छा ये मैं ढूंढ रहा था वैसे, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। ओके, ये सारी चीज़ें करवा दी हैं, भी पाइप्स बाद में आएंगे। तो बेसिकली इस मैनुअल के अंदर भी जो जो चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन मैं करवा चुका हूँ। तो इसको भी बंद करते हैं। एंड ये कौन सा है हमारे पास, हाँ ये वाला है। ओके, इसमें हमारे पास स्टार्ट हो रही है बैश। तो बैश हम देखेंगे आज की इसी वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो बैश स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, बैश में क्या होती है, शेल स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू हम अपनी कमांड्स वगैरह इंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विम के थ्रू अपनी .sh वाली फ़ाइल बनानी होती है, जैसे myscript.sh। ठीक है, इसे करेंगे हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, और उसके अंदर हम अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूशन ना C++ से यहाँ पे डिफरेंट हो रही है। पहले हम ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए ये उसका सिंटैक्स है chmod, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं, प्लस एग्जीक्यूट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल वाली हम परमिशन दे रहे हैं, और उसको myscript अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखना है, और उसके बाद ./ और आगे उसका जो भी है वो आप उस तरह से दे सकते हैं फाइल का नेम। ठीक है, उसमें क्या होता है -o, फिर हम ./ करके वो जो भी ऑब्जेक्ट आगे लिखते थे वो एग्जीक्यूट कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम फाइल का नेम ही दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसको बैश में स्टार्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें किस तरह से, पहले बता देता हूँ कि किस तरह से, ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ईजी हो जाए। तो इसके अंदर ना हम जैसे C++ के अंदर इंट नेम, इंट एज या स्ट्रिंग नेम तो डाटा टाइप साथ लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इजी काम है। वैसे है तो बड़ी गंदी लैंग्वेज ये, लेकिन आपके पास भी पेन पेपर से आता है तो इजी हो जाएगा। टर्मिनल पे मुश्किल हो जाएगा, टर्मिनल पे सब लोग चीटिंग करते हैं, तो इसीलिए सर ने कहा था कि वो पेपर पे लेंगे। एनीवेज, तो इसमें क्या होता है कि डाटा टाइप नहीं होती हमारे पास, डायरेक्टली हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। स्पेस दे दी इसके बाद तो मसला हो जाएगा, बड़ा मसला होता था मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चलता था यहाँ पे स्पेस नहीं देनी होती। तो आगे आप सिंपली इसका लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। और अगर आपने cout जैसे हम करते थे तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं इको, और उसके बाद डबल कोटेशन, और हम उसके अंदर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं अपना मैसेज। और अगर हम वेरिएबल वाली वैल्यू जो स्टोर करवाई वेरिएबल के अंदर वो यूज़ करनी है, तो हम यूज़ करेंगे $, और आगे अपने वेरिएबल का नेम। ठीक है, इसी तरह से एज है, इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें। तो अब हमारे पास आती है रीडिंग वेरिएबल्स फ्रॉम यूज़र इनपुट। पहले तो हमने हार्ड कोड कर दिया था ना, अगर हमें यूज़र से लेना हो तो यूज़र से लेने के लिए हम करेंगे इको इंटर योर नेम। ये क्या डिस्प्ले करवा देगा कि अपना नेम इंटर करो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीड एक कमांड है जिसके थ्रू आगे हम वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, और वो डायरेक्टली इनपुट के अंदर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्प्ले करवाना चाहें तो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं कि यूज़र ने क्या नेम इंटर किया है। तो इसके बाद आती है हमारे पास इफ़ एल्स वाली कंडीशन। ये सारी मैं आपको ना इम्प्लीमेंट कर, ये टास्क बेसिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। पहले वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास आना स्टार्ट हो गई है इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन के अंदर हमारे पास ना क्या होता है कि इफ़ लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके अंदर जो भी हमें कंडीशन यूज़ करनी है। अब कंडीशन कैसे यूज़ करनी है वही बताती हूँ, सिंटैक्स देख लो बेसिक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एंड पे हमें सेमीकोलन लगाना है, फिर लिखना है हमें देन।
ठीक है। देन करने के बाद हम अपनी कमांड्स जो भी हम एग्जीक्यूट करनी है कंडीशन ट्रू होने पे वो लिखते हैं। एल्स के केस में हम लिख सकते हैं जो भी हमें एल्स के केस में, फॉल्स के केस में कंडीशन लगानी है। एंड पे हमें ना फाई लिखना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे तो मसला हो जाएगा। इफ़ एंड फाई की यहाँ हमारी इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ वाली, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास अब यहाँ से देखते हैं कि एज हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर 18 है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अगर 18 से वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हम कह देंगे यू आर अडल्ट। एल्स के केस में हम कह देंगे यू आर नॉट अडल्ट। तो हमारे पास कंडीशन कैसे चेक हो रही है, यहाँ पे हम डॉलर साइन लगाएंगे ताकि हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, और उसके बाद हम लगाएंगे ये न्यूमेरिक कंपैरिजन नीचे आ रहे हैं, तो मैं ये सारे एक्सप्लेन करता हूँ। उसको लगा कि इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आगे सेमी कॉलन लगाना है। देन के बाद आपने ये वाली इको वाली स्टेटमेंट लिखनी है। इको वाली बेसिकली सी आउट की तरह ही काम करती है, ओके। अब हमारे पास हाइफन, ई क्यू, ये कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की बड़ी आसान सी ट्रिक बताता हूँ। अब ये ई क्यू, एन ई, इन सब चीज़ों को भूल जाएं। अभी ना सिर्फ ये याद करें कि हमारे पास न्यूमेरिक कंपैरिजन होते कौन कौन से हैं। तो हम वैसे सोचते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास हो सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास हो सकता है लेस देन इक्वल टू, और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और कुछ यही होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास है इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम इक्वल्स के लिए लिखेंगे खाली ई क्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे हमने कि ना इसका पहले जी लिख लें और इसका लिख लें टी, ठीक है, यानी कि जी टी हाइफन जी टी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और अगर हमें चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसका पहला और यहाँ से ये वाला, ठीक है, जी ई, तो इस तरह से हमें पता लग जाए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जैसे जी से ग्रेटर देन और ई से एंड इक्वल टू। इसी तरह से लेस देन का एल एंड यहाँ से टी, तो ये लेस देन हो जाएगा, और हाइफन स्टार्ट में लाजमी लगाना है आपने, ओके। और इसके बाद लेस देन इक्वल टू, तो एल ई उसके लिए आ जाएगा। और ई क्यू के लिए आप इक्वल टू के लिए ई क्यू यूज़ कर सकते हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए एन ई, एन से नॉट और ई से इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये कंपैरिजन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एक दफ़ा अपने पास लिस्ट डाउन करके लिख लेना। और इसी तरह से स्ट्रिंग के होते हैं, तो यहाँ पे ये कॉलन नहीं है, ठीक है, वैसे उसको दिखाने के लिए लगाया हुआ है। इक्वल टू के लिए आप सिंपली आप सिर्फ एक सिंगल इक्वल टू लगाएं, और नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू लगाएं, और एम्प्टी स्ट्रिंग करने के लिए हाइफन जेड, और नॉन एम्प्टी के लिए हाइफन एन, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन्स थे। आई होप आप लोगों के लिए कवर होंगे अब, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास बैच स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2, और उसका हम सम कर रहे हैं। अब सम करने के लिए ना यहाँ पे सबसे पहले तो आप ना ये वाले लिखते हैं, यानी कि अंदर वाली इस तरह से एक ब्रैकेट लगाएं, और उसके अंदर ये num1 लिख दें प्लस num2 लिख दें, और साथ ही उनके डॉलर साइन लगा दें ताकि हम ये वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें। लेकिन उसके बाद फिर आउटर साइड पे फिर से एक और दोनों साइड पे ब्रैकेट लगाएं, और उसके बाद फिर वापस से ये वाला साइन लगाएं। अच्छा, कुछ केसेस में यहाँ पे अगर ये नहीं भी लगाते ना तो वर्क कर जाता है, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप ये डॉलर साइन लगा दें अंदर भी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल भी वैसे लग रहा है। तो मेरे केस में चल गया था, लेकिन आपके केस में ना भी चले तो आप ये लगा दें, ठीक है, तो इससे अच्छा होगा। इसके बाद आप सम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपल हैं जो ऑपरेटर्स हैं वो वैसे ही जैसे हमारे पास होते हैं मैथमेटिक्स के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस, कूल। इसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास सक्सेसफुल है तो वो जो स्टेटस होता है वो 0 रिटर्न करता है, अगर फेलियर होता है तो नॉन ज़ीरो। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। चेकिंग द एग्जिट स्टेटस, जैसे हमने ना किया MKDIR डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी हमारे पास क्रिएट होगी या नहीं होगी, तो हम लगाएंगे डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है हमारे पास देन हम कह सकते हैं डायरेक्टली क्रिएटेड, एल्स के केस में हम कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं क्रिएट हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ गायब है, ठीक है, आपने नोट किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इफ़ लगानी है क्योंकि फाई है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आएगी, ओके। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ये स्टेटस अगर 0 स्टेटस रिटर्न हो जाता है, ये देखें 0 रिटर्न हुआ, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एल्स के केस में हम कह सकते हैं फेल टू क्रिएट द डायरेक्टरी, कूल। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास अब ये 2 टास्क आ चुके हैं जिसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या सिंपल अर्थमेटिक स्क्रिप्ट है, राइट अ स्क्रिप्ट टू टेक 2 नंबर एज इनपुट। यूज़र से हमें इनपुट लेनी है और उसका हमें सम डिस्प्ले करवाना है, हमें डिफरेंस डिस्प्ले कराना है और उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है। तो लेट्स डू इट, लेट्स क्विकली। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, ओके। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टास्क मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे बैश के लिए विम
एंड टास्क 1.sh, इसकी एक्सटेंशन होती है .sh। अब यहाँ पे आ चुके हैं, मैं कुछ भी इंटर करने की कोशिश करूँगा ना तो इंटर नहीं होगा, क्योंकि वो इंटर के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आई दबा दिया था इसलिए वो उसके अंदर आ गया है। वरना मैं उसको वापस से करके दिखाऊँ ना, अब वापस कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको करके बताऊँगा। एक सेकेंड, मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ओपन किया ना, तो यहाँ पे मैं कुछ भी इंटर करने की कोशिश करता हूँ ना तो पहले नहीं करता, फिर मैं आई वगैरह टाइप कर देता हूँ, फिर वो कर देता है। तो बेसिकली आप आई टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे इंसर्ट का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बार बार ट्राई करें तो ऑटोमेटिकली भी वैसे आ जाता है, जैसे अभी मेरे पास आया, लेकिन आप आई टाइप करेंगे तो इंसर्ट वाला मोड ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लिखनी है बैश की स्क्रिप्ट। अब हमारे पास क्या है, ज़रा इधर आते हैं। हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है 2 नंबर्स की और उनका सम, डिफरेंस और वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है। सो लेट्स डू इट क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, n1, ठीक है, एंड n2, ठीक है। 2 वेरिएबल्स ले लिए मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे करना है यूज़र से रीड। तो रीड करूँगा मैं, हाइफन लगाऊँगा, हाइफन लग जा p। उसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट करूँगा, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद आगे मुझे इस पहले वाले n1 के अंदर स्टोर कराना है, तो मैं लिखूँगा $, एंड n1, ठीक है। तो इस तरह करूँगा ना तो वो n1 के अंदर इनपुट हो जाएगी। इसी तरह से मुझे फिर से लिखना है रीड हाइफन p, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटर सेकंड नंबर, SECOND सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एंड में मैं दे सकता हूँ उसको $n2। तो कुछ इस तरह से मेरे पास यूज़र इनपुट करने के लिए एबल हो जाएगा। उसके बाद मुझे इनका सम प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगा एक सम का वेरिएबल, और मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, वरना मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेस दूंगा ना, देखें वो पिंक, वो स्काई ब्लू टाइप नहीं हो रहा, तो अब हो रहा है इस तरह से, तो स्पेस नहीं देनी आपको भी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $, एंड मैं पहले सिंगल ब्रैकेट लिखूँगा और उसके अंदर मैं फिर से ब्रैकेट लिखूँगा। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपना $, एंड मैं करूँगा n1 एंड प्लस $, अगेन ये साइंटेक्स है बेसिकली, n2 करूँगा, तो इस तरह से मेरे पास सम आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली मैं सम को प्रिंट करवा सकता हूँ, इको जैसे मैंने कर दिया सम इज़ दिस, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली $, डाल के सम के वेरिएबल को एक्सेस कर लूँगा। इसी तरह प्रोडक्ट का कर सकते हैं, बस बीच में साइन कौन सा आ जाएगा प्रोडक्ट का, और मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा मल्टीप्लाई का, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से साइन आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब इस फाइल से बैक कैसे जाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले आएंगे एस्केप, यानी कि ESC, जो कीबोर्ड पे टॉप साइड पे लेफ्ट साइड पे होता है, टॉप के लेफ्ट साइड पे लास्ट में होता है। तो ESC दबाने के बाद अब वो इंसर्ट वाला था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने दबाना है शिफ्ट कॉलन, सेमी कॉलन पे करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली हमें दे देगा कॉलन, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉलन पे क्लिक किया तो इस तरह से मेरे पास एक कॉलन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लिखना है WQ जैसे लिखूंगा ना तो मुझे बैक कर देगा। देखें, हम वापस मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं chmod, ठीक है, +X, और आगे मैं दूंगा अपनी फ़ाइल का नेम। तो जैसे मेरे फाइल का नेम है task1.sh, ठीक है। तो इस तरह से किया मैंने, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने लिखूंगा / एंड लिखूंगा task1.sh, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रन किया तो हमारे पास आ चुका है इंटर फर्स्ट नंबर। सो लेट्स सी कि हमारे पास थोड़े से एरर्स भी आए हैं, उनको हम देख लेंगे। तो इंटर फर्स्ट नंबर के अंदर हम कह सकते हैं 20, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं 10। तो हमारे पास सम आ चुका है। थोड़े से हमारे पास एरर आए हैं, तो एरर जो आए ना वो सिंटैक्स एरर की वजह से नहीं आया, ये है बेसिकली जैसे स्पेसिंग की वजह से इशू हो जाता है उसका। तो हम जाके स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेते हैं इधर। सो गाइज़, वेलकम बैक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर हमारे पास अब जा चुका है। अभी मैं इसको रन करूँगा, एरर हमारे पास चला जाएगा। बेसिकली मिस्टेक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर पिन लगा रहे थे वो $, जिसकी वजह से हमारे पास इशू क्रिएट हो रहा था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो लगाते थे। तो इधर हमने कॉमन नहीं लगा दिया, इसलिए नहीं लगाया, बट रीड करते वक्त भी आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि लगाते थे, तो उसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा था। एनीवेज, इसके बड़े इश्यूज़ हैं। तो इसके बाद हम दोबारा से इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास चल रही है या नहीं चल रही। तो 20 and 10, और यहाँ पे हमारे पास 30 प्रिंट होके आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम।
तो ये सारा अभी हम कर रहे थे, तो इससे पहले हम कर रहे थे ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट अ स्क्रिप्ट दैट टेक्स अ यूज़र एज एज इनपुट, डिस्प्ले वेदर द यूज़र इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट, ठीक है। तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं अपने टास्क 1 को, या हम एक और नई फाइल बना सकते हैं task2.sh के नाम से, और यहाँ पे आई टाइप करेंगे। और क्या है कि अगर वो 18 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं यू आर एलिजिबल एल्स नो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इको एंड इंटर यूर यूर एज, ठीक है। एज इंटर करवाने के बाद हम उसको कह सकते हैं रीड एज, ठीक है। इस तरह से वो एज को इंटर कर लेगा। और उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं लाइक दिस, इफ़ कंडीशन एंड लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि $, अगर एज जो है उसकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, हाइफन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो GE लिखेंगे। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 18। तो यहाँ पे स्पेसिंग का बड़ा मसला होता है, तो आई गेस यहाँ इफ़ के बाद भी एक स्पेस आती है, यस इफ़ के बाद भी स्पेस आएगी। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सेमी कोलन एंड लिखेंगे देन के बाद वो ऑटोमेटिकली इको की जगह पे कर देगा हमें इको दिस। हम कह सकते हैं यू आर एलिजिबल की जो भी स्पेलिंग है। एंड एल्स के केस में हम एल्स का पार्ट डाल सकते हैं, इको एंड लिख सकते हैं यू आर नॉट, ठीक है, यू आर नॉट। एंड लास्टली हमारे पास ज़रूरी है फाइल लगाना, FI, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है। और इसको अब हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे दे सकते हैं task2 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है इंटर योर एज, तो मैंने इंटर की 20। तो 20 पे आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ चुका है एंड यू आर नॉट भी आ रहा है। तो लेट्स ओपन इट कि हमारे पास कहाँ पे मसला हुआ है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेस यहाँ पे भी डालनी होती है, उसके बाद लास्ट में भी स्पेस डालनी होती है, और ग्रेटर के इधर भी स्पेस है। स्पेसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसले हैं। बेसिकली आपके पास पेपर पे आएगा और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एनीवे इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम फिर से देते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 20 डालेंगे तो एलिजिबल है, और अगर मैं कम डालता हूँ 14, जैसे हमारे पास आ जाएगा यू आर नॉट। तो बेसिकली कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे पास वर्क कर रही होती हैं। इसी तरह से हमारे पास ये इफ़ एल्स का आ गया है। देन हमारे पास आता है एक एलिफ का, लेट मी लोकेट इलिफ का, ठीक है। तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है तो हम यूज़ करते हैं इलिफ का, ठीक है। यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ है तो ये वाली कमांड चला दो, ठीक है। इलिफ के अंदर हम ये वाली कमांड चला दो, और कोई कमांड है तो उसके लिए हम फिर से इलिफ लगा के कंडीशन चेक कर सकते हैं। बेसिकली जितनी कंडीशन हमारे पास होंगी उतनी हम इलिफ लगा सकते हैं। इसके बाद लास्टली हमारे पास ज़रूरी है कि हम फाइल लगाएं। इसके बाद आता है हमारे पास स्विच केस के अंदर ये सबसे पहले हमने लिखना है केस और आगे वेरिएबल क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम चॉइस इंटर करवाएंगे। तो इसके बाद मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको, देखें। ये हमारे पास इको ही मेन्यू प्रिंट होगा, और यहाँ से हम यूज़र से जो भी उसकी चॉइस होगी वो इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब जो भी यूज़र की जो प्रेफरेंस चॉइस थी वो इस चॉइस के अंदर आ गई है। उसके बाद हमने लिखना है केस $चॉइस इन, ठीक है, इन लाजमी लगाना है। इसके बाद हम लिखेंगे ये पहला केस है, ये इसके बाद दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमें कंडीशन लगानी है, जो भी हम ने वो लगाना है, इको स्टेटमेंट्स या जो भी प्रिंट वगैरह कराना है, तो वो उधर लिख सकते हैं। लास्टली जैसे हमारे पास स्विच केस के अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट होती है ना, तो इसमें ब्रेक लगाने के लिए हमने 2 दफ़ा सेमी कोलन डालना है, ठीक है। और अगर आपको याद हो स्विच केस के अंदर एक होती थी डिफ़ॉल्ट की केस, जिसके अंदर अगर कोई इनवैलिड इनपुट करता है तो हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट की केस। अब डिफ़ॉल्ट के केस के लिए निशानी क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन, स्टेरिक का साइन, यानी कि डिफ़ॉल्ट का केस है। और लास्ट में हमारे पास जैसे इफ़ के अंदर फाई होता था ना, इसके अंदर होता है ई सेक, ठीक है। अब देखिए केस को ना उल्टा पढ़ लें, ECAC, तो क्या वर्ड बन जाएगा, ई सेक, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास इंटर नंबर बिटवीन 1 and 3, इस तरह से अगर आपने 1 इंटर किया है तो यू सिलेक्टेड 1, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू सिलेक्टेड 2, इस तरह से यू सिलेक्टेड 3, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास लूप्स इन बैश के। बैश के अंदर लूप्स किस तरह से होते हैं, तो लूप के अगर मैं आपको ईजीएस्ट बताऊं, ठीक है, देखें। वाइल के बाद आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन के बाद जो भी आपने
कंडीशन के बाद आपने लिखना है डू डन, ठीक है। डू डन के अंदर बेसिकली आप अपनी कमांड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वाइल का सिंटैक्स समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आप फॉर का देख सकते हैं, यह हमारे पास ये है, ठीक है। काउंटर 1 है, वाइल तब तक चलाते जाओ जब तक काउंटर लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। यानी कि ये 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा और हमारे पास काउंटर प्रिंट होता जाएगा और हमारे पास ये काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर में प्लस करवाते जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्सेस वगैरह थोड़े से हैं, ये आपको याद रखने होंगे। ओके, अनटिल लूप क्या करता है? वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, जैसी वो फॉल्स होती है वो ब्रेक कर देता है। अनटिल उसका उलट है, अनटिल लूप तब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स है, जैसी कंडीशन ट्रू हुई वो रुक जाएगा। जैसे अनटिल काउंटर ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो जब तक ये फॉल्स है तो तब तक चलता रहेगा, जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो लूप आपका रुक जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास बैश के अंदर फंक्शन आपको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। आप कॉल करते हैं, वो एक पीस ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट करके दे देता है। तो वही सारा काम रीयूज़ वगैरह का इसके अंदर भी है। आप सिंपली इसके अंदर लिखते हो फंक्शन का नेम विदाउट एनी रिटर्न टाइप और उसके अंदर जो भी कमांड लिखनी है आप कमांड लिख सकते हो। जैसे हमने किया ग्रीट और उसके अंदर कोई भी कमांड लिखी और उसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे ग्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है ग्रीट एलाइज, ठीक है। एलाइज का मतलब क्या है कि आप उसको ना पैरामीटर असाइन करो। ये वाला एलाइज घूमते घूमते इसके पैरामीटर के अंदर, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे लेकिन ये एलाइज इसके अंदर आ जाएगा। और अभी डिस्प्ले कैसे कराना है तो उसके लिए होगा $1। अब $1 इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये पैरामीटर नंबर 1 भेजा है। इसी तरह से आप पैरामीटर 2 भी भेज सकते हैं, 3 भी, और यहाँ पे आप विदाउट एनी कोमा एक और डबल कोटेशन लगाएंगे एंड और भी आप पास करवा सकते हैं। ओके, ये रिटर्न टाइप वगैरह है, ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ कि अगर आपने कोई फंक्शन से रिटर्न करनी हो वैल्यू तो आप एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर इको करेंगे, इको $, और पहला पैरामीटर प्लस दूसरा पैरामीटर, ठीक है। ये जो 1 और 2 नहीं है, बेसिकली पैरामीटर को इंडिकेट कर रहा है ये। और यहाँ से आप रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे जो भी उनकी आउटपुट आएगी और ऐड 53 पास करवा देंगे। ऐड 53 इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर जाएंगे, ऐड के अंदर 53 चले जाएंगे, 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा और 8 डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से हम रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई होप बैश समझ आई होगी आपको। बहुत ही घटिया तरीन लैंग्वेज है, जितनी भी मैंने ज़िंदगी में लैंग्वेजेस की है ना, तो सबसे मुझे फ़जूल तरीन लैंग्वेज लगी है ये। तो इसके बाद मैं ब्रेक भी लेता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग कुक हो चुका है करवाते करवाते ना बैश, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आए हैं। एरर्स उसी वजह से हैं, स्पेसिंग के बहुत इशू होते हैं, हालांकि पेपर पे अगर कोड करते हैं तो इशू नहीं आएंगे, लेकिन ये सब करने का फ़ायदा क्या है, फजूल में ही कर रहे हैं। तो इसके बाद मेरा फेवरेट मैनुअल 4, 5, 6 हैं जो कि इसके बाद स्टार्ट होंगे, तो उन पे बहुत अच्छे से हम फोकस करेंगे और परफेक्टली हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे दें ब्रेक और मैं फिर आके कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज़ वेलकम बैक, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा लैब मैनुअल 4, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लैब मैनुअल 5 एंड उसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे अपना लैब मैनुअल 6। जो अभी हम करने लगे हैं लैब मैनुअल 4, इससे पहले मैं 4-5 मैनुअल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, यानी कि 2 के लैब मैनुअल जो 2 था उसके काफ़ी सारे वर्जन थे, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। और ये देख सकते हैं आप वीडियो भी मेरी एडिट हो रही है, तो बड़ी मेहनत लगती है यार इस पर। देखो एक एक चीज़ सारी, जहाँ जहाँ पे मैंने पॉज लिया तो वो सारे मैंने टाइम आप लोगों का बचाने के लिए एडिट किया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो बड़ी मेहनत लगती है, इसमें बड़ा टाइम लगा है। और उससे ज़्यादा मसला तब होता है जब आप इसको HD में अपलोड करो और आपकी जो फाइल का साइज़ है वो देखें 3 GB का ये हो चुका है। और अभी तो आधी से ज़्यादा वीडियो मुझे अभी शूट भी करनी है, तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो तकरीबन बनेगी है। और जब ये अपलोड होगी, अपलोड होने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, तो पता नहीं ये कब जाके अपलोड होगी वीडियो। एनीवेज शूट तो करूँ मैं, तो हो ही जाएगा। एनीवेज बिस्मिल्लाह करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके गाइस, तो 4 कॉल वाला ये मैनुअल है। इसके अंदर बेसिकली हमें ना लाइब्रेरीज़ आप देख लें कौन कौन सी इंक्लूड करनी लाजमी है। हमें #include systems sys/types.h इंक्लूड करना लाजमी है और unistd करना लाजमी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, अगर मैं कहीं से ड्रॉ के लिए कुछ ओपन कर पाऊँ।
ओके गाइस, अब मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं आपको सारी एक एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि फोर कॉल होती क्या है, क्या नहीं होती। आपने बहुत अच्छे से डीप लेवल में समझना है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ना एक होती है फोर कॉल, ठीक है, लाइक दिस, इसको लिखते हैं फोर एंड इस तरह से आगे इस तरह से इसकी ब्रैकेट। ये हमने क्या किया, एक फोर कॉल कर दी है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इंट मेन की आपने बॉडी देखी होगी सी प्लस प्लस या सी का आपने जब भी कोड किया होगा तो उस तरह से इंट मेन या वॉइड मेन होता है, ठीक है। उसके अंदर ना प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, प्रोग्राम बेसिकली जब एग्जीक्यूशन फॉर्म में होता है ना वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो जब वो प्रोसेस बन रहा होता है ना वो एक ही प्रोसेस होता है और उसको हम मेन प्रोसेस या हम कह रहे होते हैं पेरेंट प्रोसेस। वो एक्चुअली जो मेन प्रोसेस होता है ना वही हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस चल रहा होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ना उसके मल्टीपल प्रोसेसेस और बना दें, यानी कि जैसे ही हमने फोर कॉल किया ये चल रहा था और उसके बाद जैसे ही हमने फोर कॉल किया ना तो हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल हम फोर कॉल करके मल्टीपल हम चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर फार्मूला सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखें इसके ना ट्री समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चल रहा होता है, हमारे पास चल रहा होता है पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। अभी हम वर्क कर लेते हैं, चलें एक ही प्रोसेस के ऊपर वर्क कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमने जैसी फोर कॉल की उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पेरेंट प्रोसेस तो चल ही रहा होता है, ठीक है, इसलिए वो वापस से नीचे आ जाता है। अब जो हमारे पास लीफ में होते हैं ना गाइज वो हमारे पास टोटल एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और देखें एक ही लेवल के अंदर है तो ये हम कह रहे होते हैं कंकरेंटली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि एक और फोर कॉल कर दूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन, अब मैंने क्या काम किया कि मैंने एक और फोर कॉल कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चले इतना समझ आ गया, ये वाला जो पहली फोर कॉल की तो हमारे पास ये वाला ट्री बन गया। इसके बाद आप देखें तो ये वाली जब फोर कॉल चलेगी ना तो ये जो दोनों कंकरेंटली चल रहे थे ना तो ये दोनों अब इस फोर कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास था ये वाला चला तो ये वाला ट्री बन गया। अब हमारे पास जो लास्ट में लेवल होता है ना वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ये वाली भी सारी चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली भी। हमारे पास कौन सा है, ये वाली फोर कॉल है तो ये वाला चाइल्ड भी एग्जीक्यूट करेगा और एक चाइल्ड टू बना देगा और ख़ुद तो था ही था तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। हमारा क्या नाम था उसका, C1। इसी तरह से जो P1 जब ये वाली फोर कॉल चलाएगा तो वो आ जाएगा इधर एंड ये क्रिएट कर देगा C3 एंड इसी तरह से ये खुद तो था ही तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास जो लीफ नोड्स बन चुके हैं, लीफ प्रोसेसेस बन चुके हैं, वो ये वाले बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 एंड ये हमारे पास 4, ठीक है। 4 प्रोसेस जो लास्ट में हमारे पास लेवल बनता है ना तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको ना 8 या एक और दफ़ा करके दिखा देता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट मी रेज एवरीथिंग। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने एक C++ का कोड लिख दिया और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह मैंने खुद से इंक्लूड नहीं की, वो sys/types एंड unistd.h करके आप लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको ट्री दोबारा से समझाना है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये सी आउट वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी। देखिए पहली दफ़ा फोर कॉल हुई, ठीक है, एक था पेरेंट प्रोसेस जो कि चल रहा था, ठीक है। जैसे ही वाली फोर कॉल हुई ना तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस बन गया जिसका नाम दे दिया हमने C1 और ऑलरेडी जो चल रहा था वो ऐसे नीचे ड्रैग होके आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम था P, ओके, जो पेरेंट प्रोसेस था। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास दोबारा से ये वाली फोर कॉल चलेगी तो जो पूरा लेवल होगा ना वो दोनों मिल के कंकरेंटली चलते हैं ना हमारे पास। तो लिखा भी हुआ था जिसके ऊपर मैंने कहा था कि कंकरेंटली कैसे चल सकते हैं, इफ कंडीशन से प्रूव किया था तो उस तरह से मैंने कुछ बताया था, आपने अगर वो वाली वीडियो देखी है। एनीवेज तो हम कह रहे होते हैं कि ये कंकरेंटली चल रहा होता है, तो यानी कि ये वाली जो फोर कॉल है ना ये वाला प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करेगा और ये वाला भी करेगा। जब ये वाला क्रिएट करेगा तो अब ये इटसेल्फ एक पेरेंट बन जाएगा और ये अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम हम दे सकते हैं C2 और ख़ुद तो चल ही रहा था और उसको आ जाएगा नीचे इस तरह से C1, ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने कहा था नहीं कंकरेंटली चलेंगे, नहीं कि ये वाला भी चलेगा, इस लेवल पे जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे चलेंगे। तो इसको अब जब करेंगे फोर कॉल से तो ये भी अपना एक चाइल्ड बना देगा जिसका नाम दे देंगे हम C3 और ये खुद तो चल ही रहा था जिसका आ जाएगा P। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब ये 4 प्रोसेसेस आ चुके हैं। बेसिकली दोबारा से रिपीट किया मैंने ताकि आपको कोड वाइज अच्छे से आ जाए। अब बात आती है ये हेलो कितनी बार चलेगा, जितनी दफ़ा
आप देखें ये वाले थे ना, तो अब ये वाली स्टेटमेंट है और प्रोसेस कितने हैं, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस। लास्ट लेवल में जो भी होता है ना वो सारे मिलके नीचे वाली कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये भी हेलो प्रिंट करेगा, ये भी करेगा, इसी तरह से ये भी करेगा और ये भी प्रिंट करेगा। तो 4 बार हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। इसका एक फार्मूला भी होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ज़्यादा 4 कॉल्स हों तो किस तरह से करेंगे। तो हम करेंगे 2n इज़ इक्वल्स टू टोटल प्रोसेसेस, ठीक है, टोटल प्रोसेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 2 4 कॉल्स हैं, तो 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। एज़ यू कैन सी दैट हमारे पास अभी भी 4 ही प्रोसेसेस हैं। और अगर मुझे ये जानना हो कि सिर्फ मेरे पास चाइल्ड प्रोसेस ही कितने क्रिएट हुए, आप देख सकते हैं चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास 3 क्रिएट हुए थे और वो जो पी चलता रहा था वो साइड पे था। तो हमें उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए हम करेंगे 2n-1 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा चाइल्ड प्रोसेसेस, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेसेस। इसी तरह से अब हमारे पास कितने थे 2 करेंगे 2 -1 तो 4 -1 किया तो हमारे पास 3 चाइल्ड प्रोसेसेस आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास कितनी 4 कॉल्स हो जाएं, हमारे पास 3 4 कॉल्स हो जाएं। तो हमको उसके लिए क्या फार्मूला 2n इज़ इक्वल टू टोटल प्रोसेसेस। तो हम करते हैं 2 इज़ इक्वल टू 8 प्रोसेसेस, यानी कि अगर 3 4 कॉल हो जाएं तो हमारे पास टोटल 8 प्रोसेसेस हो जाएंगे और 2 करके -1 करेंगे तो हमारे पास 7 चाइल्ड प्रोसेसेस हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये सारी चीज़ें फिर से करेंगे। किसके लिए, इस बार करेंगे हम कितने 4 कॉल्स के लिए, 3 4 कॉल्स के लिए। सो लेट मी रेज एवरीथिंग सो वी कैन कंटिन्यू। ओके गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अब 3 4 कॉल्स हैं और एक ये हेलो है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आपको कोड भी आ सकता है पेपर के अंदर और कहा जा सकता है इसका ट्री ड्रॉ करके दिखाओ, या आपके पास आ सकता है ट्री दिया हो और उसका कोड ड्रॉ करके दिखाओ। कोड से ट्री बनाना तो आसान है और ट्री से कोड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, एक तो पेरेंट प्रोसेस तो चल ही रहा होता है तो हम उसका पी बना दें, काफ़ी बड़ा ट्री बनने वाला है गाइज़ हमारे पास। और जैसी ये वाली पहली 4 कॉल चलेगी वो क्या कर देगा, एक अपना C1 क्रिएट कर देगा और पी तो चल ही रहा था तो पी नीचे ऐसे ड्रैग होके आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लोअर लेवल ये वाली यानी कि लीफ नोड्स ये वाली हैं सारी लीफ प्रोसेसेस। तो अब ये वाली जो सिस्टम कॉल होगी 4 कॉल वो ये दोनों प्रोसेस चलाएंगे, जैसा भी रिसेंटली हमने 2 बार किया था। तो ये करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा C2 और ये खुद तो आएगा ही आएगा और ये इधर आ जाएगा C1। इसी तरह से ये वाली 4 कॉल ये पेरेंट प्रोसेस भी चलाएगा, ठीक है। ये इसने चलाया जिसका नाम हम कह सकते हैं C3, ठीक है। और इसी तरह से पेरेंट प्रोसेस तो था ही, वो आ जाएगा इस तरह से ड्रैग होते हुए। तो इतना कोड तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, इतना ट्री तो हमने पहले भी डिज़ाइन किया था 2 4 कॉल्स के लिए। लेकिन अब हमारे पास क्या सीन हो गया कि हमारे पास 3 4 कॉल आ गई। तीसरी 4 कॉल के लिए क्या करेंगे, अभी जो तीसरी 4 कॉल है ना ये हर प्रोसेस कंकरेंटली चलाएगा, जो लास्ट लेवल पे होता है ना वो सारे मिल के चलाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये भी चलाएगा, ठीक है। जब ये चलाएगा तो हमारे पास C3 चाइल्ड्स क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कौन सा क्रिएट हो जाएगा C4। अब उसको नेम कोई भी दे सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। बस डुप्लीकेशन ना करिएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ये C2 ड्रैग होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब ये वाला चलाएगा 4 कॉल तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा C5 और ये खुद तो था ही और इसका नाम क्या था, एक सेकंड, C5 और ये C1। और इसी तरह से ये थोड़ी सी तंग होगी ये जगह हमारे पास, ये क्रिएट कर देगा C5 C6 एंड ये कर देगा C7 और ये खुद तो था ही, खुद C3 था ही, क्या C3 हो जाएगा। इसी तरह से जो पेरेंट प्रोसेस था ये भी क्रिएट कर देगा C6 एंड ये C7 क्रिएट कर देगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कम होगी हमारे पास, वरना आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ट्री बन चुका है। अब हमारे पास लीफ में कौन कौन से हैं, लीफ में हमारे पास कुछ ये वाले प्रोसेसेस हैं। तो इनको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये भी लीफ के अंदर ही आते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया था। तो दोबारा से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे हमारे पास 8 प्रोसेसेस जनरेट होके आ चुके हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे 8 प्रोसेसेस हमारे पास क्रिएट होके आ चुके हैं, जो कि हमारा फार्मूला था 2⁻³ इज इक्वल टू 8। और अगर चाइल्ड का पता लगाना है तो हम उसमें -1 कर देंगे और फिर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो एनीवेज आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कोड से हमारे पास ट्री कैसे बनता है और
ट्री से कोड कैसे बनता है उस चीज़ के लिए अभी आप एक सेमेस्टर का इंतज़ार करें क्योंकि वो मुझे भी नहीं आता। एनीवेज़, तो अब हम चलते हैं बैक और यहाँ पे आके समझते हैं कि 4 कॉल्स किस तरह से हम लगा सकते हैं। और उसमें ये बताना भूल गए थे, 8 दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी हमने, 4 कॉल की और इस तरह से हेलो। अब ये जो हेलो पीपल यानी 2 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। एज यू कैन सी डैट कि हमारे पास 2 दफ़ा, एक दफ़ा पेरेंट की वजह से, एक दफ़ा चाइल्ड की वजह से। कूल। अब हमारे पास आता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे पता चलेगा कि पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, चाइल्ड प्रोसेस कौन सा है। जैसे ये पता नहीं चल रहा पेरेंट कौन सा था और चाइल्ड कौन सा था, तो उसके लिए हमारे पास होता है उसकी रिटर्न आईडी। ठीक है, एक तो रिटर्न आईडी भी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस की आईडी, और एक चीज़ होती है कि वो रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा होता है, 0 या फिर हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू जैसे 1 हो गई, 2 हो गई। तो अगर 0 है तो उस केस में हमारे पास वो चाइल्ड प्रोसेस का ब्लॉक होगा। अगर हमारे पास ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू, या यूँ कह सकते हैं 0 के केस में चाइल्ड और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के केस में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पेरेंट प्रोसेस हो जाएगा। और अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस नहीं जनरेट हुआ और एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने एक 4 कॉल की और इफ़ पी आई डी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर 2 दफ़ा 0 यानी कि 2 दफ़ा इक्वल टू डाल के 0 से कंपेयर किया हुआ है, तो अगर ये वाला ब्लॉक चलता है तो इसका मतलब है फ़िलहाल जो प्रोसेस चल रहा है वो चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है, और गेट पी आई डी से उसकी आईडी पता चल जाएगी। जो भी प्रोसेस चल रहा होगा ना, यानी कि इस ब्लॉक में तो बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस ही चल रहा होगा, तो चाइल्ड प्रोसेस की आईडी आ जाएगी। इसी तरह से अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जैसे 4 ने ना रिटर्न की कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है, वो पीआईडी के अंदर स्टोर होगी और हम कंडीशन चेक करें, बेसिकली सिंपल इफ एल्स है। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आई एम ए पेरेंट एंड मेरी आईडी है। एल्स के केस में अगर ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, तो फोर्क फेल हो गई, तो हम फोर्क फेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये चल गई हमारे पास पेरेंट आईडी उसकी ये है और उस पर तरह चाइल्ड आईडी उसकी ये है। कूल, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद आती है हमारे पास एग्ज़िट की सिस्टम कॉल, यानी कि आपने बहुत लंबा सारा कोड लिखा और कहीं भी आपने एग्ज़िट कोड लगा दिए ना, वहीं पे कोड स्टॉप कर देगा, वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा और आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। जैसे हमारे पास सी आउट स्टार्ट प्रोग्राम है और उसके बाद ही डायरेक्टली लिखा हुआ एग्ज़िट, यानी कि हमारे पास एंड प्रोग्राम वाली ये सी आउट नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हैं सिर्फ स्टार्ट प्रोग्राम आए, ये वाली कमांड, ये वाली सी आउट नहीं चली। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, वेट कॉल होता है। ठीक है, वेट कॉल के अंदर क्या होता है कि आप पेरेंट प्रोसेस के अंदर वेट वाली ये कॉल लगा देते हो और उसके अंदर आप नल पास करते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, वो अपनी आईडी रिटर्न करता है। अब ये लगाते क्यों है और ये लगाते कहाँ, ये ना हमेशा आपने याद रखना है कि हम पेरेंट प्रोसेस के अंदर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम ना पेरेंट को वेट करवाते हैं कि चाइल्ड के एग्जीक्यूट होने का वेट कर ले भाई, यानी कि बेसिकली अगर पेरेंट को जल्दी है कहीं भाग के चला ना जाए, अगर चला जाएगा तो वो ज़ॉम्बी या ऑर्फन में से कुछ बन सकता है। वो मैं बताऊंगा कि ज़ॉम्बी कब बनता है और ऑर्फन कब बनता है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, प्रोसेसिस वाली जो वीडियो थी। एनीवेज़, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो पेरेंट वाले ब्लॉक के अंदर आप वेट वाली सिस्टम कॉल लगाते हैं और इसके अंदर नल के अंदर बेसिकली जो चाइल्ड अपनी आईडी रिटर्न कर देता है उसको। और ये क्यों लगाते हैं, क्यों इसीलिए लगाते हैं ताकि हम पेरेंट को वेट करवा सकें कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कर दे और फिर आप अपनी एग्जीक्यूशन करो और फिर जाओ। ठीक है, ये चाइल्ड से पहले छुट्टी ना करो, खिसको मत यहाँ से, पहले चाइल्ड को होने दो फिर खुद हो। ठीक है, बच्चे मन के सच्चे, याद रख लो इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम वेट की कॉल लगाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये बेसिकली उसी का सी आउट वाली लाइंस लिखी हुई हैं। तो अभी के लिए आप इस कोड को स्किप करो। ठीक है, ये सारा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, मैं इसका आपको स्लीप और उस चीज़ों के बारे में बाद में बताता हूँ। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने लैब टास्क की ओर। लैब टास्क के अंदर हमारे पास क्या है, कॉल फॉर सिस्टम कॉल 3 टाइम्स इन अ प्रोसेस एंड डिस्प्ले अ मैसेज। अब ये कह रहा है कि 3 दफ़ा 4 कॉल करो और डिस्प्ले करो मैसेज। अभी हमने 3 दफ़ा 4 कॉल की थी ना, यहाँ पे और रेज हो गया। तो 3 दफ़ा जब 4 कॉल की तो व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगी हमारे पास, आल्सो एक्सप्लेन योर कोड। ठीक है, अभी सारा ये वाला टास्क मैं आपको करके दिखा चुका हूँ कि हमने पूरा ट्री बनाया था बहुत बड़ा सारा, जिसमें जगह कम हो गई थी और वो 8 प्रोसेसेस एंड पे बन गए थे और 8 दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ था। ठीक हो गया। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर क्रिएटेड, कितने चिल्ड्रन क्रिएट होते हैं, हमने -1 किया था तो 7 चिल्ड्रन क्रिएट हो गए थे हमारे पास।
और हमारे पास क्या व्हाट टेंट दे फॉलो, ठीक है। टेंट मैंने आपको सारा एक एक करके दिखाया था कि किस तरह से वो बने, क्या हुआ। हाउ मैनी चाइल्ड प्रोसेस विल बी क्रिएटेड इफ़ फोर्क इज़ कॉल्ड 4 टाइम्स, ठीक है। कि अगर 4 दफ़ा हम फोर्क कॉल कर दें तो कितने प्रोसेस ही बनेंगे। तो 2⁴ कितना होता है हमारे पास, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। आई क्या 16 होता है। मेरी मैथ को क्या हो गया है गाइस। लेट मी वेरीफाई। 2⁴ यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8 और ये 16, ये 16 हमारे पास प्रोसेसेस बनेंगे टोटल, और चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास 15 बनेंगे। ओके कूल। इतनी भी अभी फारिग नहीं हुई है मैथ, काफ़ी टाइम से मैंने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, यानी लास्ट सेमेस्टर पढ़े थे, तब से अभी तक अभी तो कोई है ही नहीं मैथ का सब्जेक्ट, तभी ज़िंदगी ऐसी हुई है। एनीवेज, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। प्रिंट 5 ऑड नंबर्स थ्रू चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दी है बल्कि मैंने, कि हमारे पास ना जब भी हम फोर कॉल करते हैं ना, वो आईडी रिटर्न करता है या तो ज़ीरो, या तो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू, या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव वैल्यू। जो ज़ीरो होता है ना वो हमेशा चाइल्ड का ब्लॉक होता है, और जो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होता है ना वो हमारे पास हमेशा पेरेंट का ब्लॉक होता है, और एल्स के केस में यानी कि नेगेटिव वैल्यू में फोर्क फेल होता है। तो वो कह रहा है कि जब चाइल्ड का ब्लॉक हो तब ये करो, जब पेरेंट के ब्लॉक के इफ़ कंडीशन के अंदर, ब्लॉक बेसिकली इफ़ कंडीशन की अंदर वाली जगह को कह रहे हैं, तो उसमें ये वाला काम करो। वो काम करने को क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं ज़रा हम। वो कहता है प्रिंट 5 ऑड नंबर्स थ्रू चाइल्ड प्रोसेस, यानी कि जब चाइल्ड का आप ब्लॉक में के अंदर वो 5 ऑड नंबर कोई से भी प्रिंट करवा दोगे सी आउट करके, और पेरेंट मस्ट वेट। अब जो पेरेंट वाला ब्लॉक होगा ना वहाँ पे आप वेट की सिस्टम कॉल लगा दोगे, ताकि पहले चाइल्ड के एग्जीक्यूट होने का इंतज़ार करे वो। देन उसके बाद क्या करो, आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्ले, ठीक है। जब वेट तो कर ही रहता है, उसके बाद आप ना 2 सेकेंड का डिले लगा दो। अब 2 सेकेंड का डिले कैसे लगाओगे, आप ना पेरेंट के अंदर स्लीप की सिस्टम कॉल लगाओगे। ऐसे मैं ना आपको ब्लॉक बना के दिखा देता हूँ, पहले एक दफ़ा मुझे पढ़ लेने दो। अच्छा, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर आपने प्रिंट कराना है, उसके बाद वेट की लगानी है। अच्छा, वेट और स्लीप दोनों ही आपने उसके अंदर लगानी है, अपना किसके अंदर, पेरेंट वाले ब्लॉक के अंदर। ओके, जैसे इधर आए एंड ये इफ़ कंडीशन लगाई, आपकी जो PID है अगर वो इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आपने ऑड नंबर सी आउट करके ना कोई से भी ऑड नंबर प्रिंट करवा देने, ठीक है। ये हो गया। एल्स इफ़ अगर आपकी जो PID है ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू, देन आप क्या करोगे, देन आप सबसे पहले आप लगाओगे इंट n इज़ इक्वल टू वेट की सिस्टम कॉल, ठीक है। वेट की सिस्टम कॉल लगा दोगे और उसके अंदर आप पास कर लोगे नल, ताकि आपको चाइल्ड जो है वो अपनी ID रिटर्न कर दे। ये लगाने के बाद क्या होगा, ठीक है, जो पेरेंट प्रोसेस होगा वो वेट करेगा कि जब तक ये चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर देगा। यानी कि जैसे जब ये वेट लगाओगे ना, चाइल्ड क्या करेगा, आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करा देगा यहाँ पे स्क्रीन पे। जैसे है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13 और नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर ना हमारे पास अभी वापस आएगा कि मैंने चाइल्ड प्रोसेस ने अपना काम कर दिया, अब वापस आ जाओ। अब यहाँ पे वापस आएगा तो हमें टास्क के अंदर लिखा होता कि 2 सेकंड का डिले भी लगाना है। डिले लगाने के लिए आप लगाओगे स्लीप की सिस्टम कॉल, स्लीप लगा दोगे और इसके अंदर लिख दोगे 2, ठीक है। इस तरह से आप लगा दोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा होगा। 2 सेकंड का जैसे वेट कराओगे ना, फिर यहाँ पे जो भी आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर वो चलेगी। जैसे यहाँ से था कि प्राइम नंबर प्रिंट करवाना है, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास 3 है, 5 भी है, शायद 7 भी है। यार क्या मेरी मैथ ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, 9 नहीं है, 11 भी आई गेस एंड 13 भी है। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 2 सेकंड की डिले के बाद उसको 5 प्राइम नंबर डिस्प्ले करवाने। तो बेसिकली इफ़ एल्स की कंडीशन है, बाकी वेट और स्लीप की आपको लगानी है सिस्टम कॉल पेरेंट के ब्लॉक के अंदर। यूज टू फॉर कॉल्स एंड मेक पेरेंट प्रोसेस टू वेट फॉर इट्स फर्स्ट चाइल्ड विच इज़ स्लीपिंग फॉर 5 सेकेंड। ओके गाइज, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन कि हमें 2 फोर कॉल यूज़ करनी है एंड पेरेंट प्रोसेस है ना वो वेट करेगा किसके लिए, अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए विच इज़ स्लीप। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
ओके गाइज़, ये वाला सारा कोड मैं आपको एआई की हेल्प से सिखाता हूँ, क्योंकि ये सारा मुझे लिखना पड़ेगा और इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने एआई में ChatGPT में सारा कोड निकाल लिया। इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये सारा इंट मेन और 2 PIDs बनेगी। बेसिकली ना बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं डाटा टाइप होती है प्रोसेसेस की आईडीज़ के लिए, और हमें ये नई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है सिस्टम SYS/वेट के लिए, क्योंकि हमें वेट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमें सिंपली ये PID अगर वो लेस दैन 0 है तो फेल होगी है, और एल्स इफ के केस में हमने कहना है कि अगर PID 1 = 0 है तो ये किसका है, ये है हमारे पास चाइल्ड ब्लॉक। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड ब्लॉक लिखा भी है उसने हमारे पास। ये सी के अंदर दिया हुआ है इसलिए प्रिंटफ है, आप इसमें सी आउट पे लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप देखें ना, हमने 2 फॉर कॉल भी लगा लेंगे अभी, और उसके बाद क्या पेरेंट प्रोसेस को वेट भी करवा देंगे। वेट तो वो सारी चीज़ें बाद में, लेकिन ये वाली लाइन पढ़ें, इस फर्स्ट चाइल्ड विच इज़ स्लीपिंग फॉर 5 सेकेंड, यानी कि मतलब क्या है, जो उसका पहला चाइल्ड होगा वो फ़िलहाल सो रहा है 5 सेकेंड के अंदर। तो ये यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, देखें PID पहली 4 कॉल की, और इसका जो चाइल्ड ब्लॉक होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहाँ से। इफ़ PID = 0 है तो ये क्या मतलब है, जो पहला प्रोसेस था उसका चाइल्ड का ब्लॉक है। तो चाइल्ड के ब्लॉक में उसने खुद ही कहा हुआ था कि वहाँ पे उसको स्लीप करवा दो 5 सेकेंड के लिए। ये मैं फिर से भी आपको दिखा सकता हूँ, इट्स फर्स्ट चाइल्ड विच इज़ स्लीपिंग फॉर 5 सेकेंड, वो 5 सेकेंड के लिए सो रहा है। उसके बाद उसने हमें क्या बोला है, ठीक है, वापस से आते हैं, इधर आते हैं और शुरू में देखें, यूज़ 2 फॉर कॉल्स। ठीक है, 2 फॉर कॉल्स तो यूज़ करनी ही करनी है, एंड मेक पेरेंट प्रोसेस टू वेट। अब हमें क्या करना है कि दूसरी 4 कॉल भी यूज़ करनी है और पेरेंट प्रोसेस के अंदर वेट भी करवाना है। तो उसके लिए हम आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट के अंदर देखें ये होता है पेरेंट प्रोसेस का ब्लॉक। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस के ब्लॉक के अंदर क्या है, सिंपली यूज़ कर लिया सेकंड 4 कॉल। अब जब सेकंड 4 कॉल यूज़ करेंगे ना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे PID 2 और ये 4 कॉल। ठीक है, अब इसका भी ब्लॉक होगा, एरर वाला ब्लॉक हो गया और चाइल्ड एंड पेरेंट वाला ब्लॉक भी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सेकंड 4 कॉल है ना, तो उसमें बेसिकली हम टोटल हमारे पास 4 प्रोसेस ही बनते हैं, याद होगा आई होप आप लोगों को। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हम लगा देंगे स्लीप 2 सेकंड के लिए, ताकि सिमुलेट कर सकें वर्क को। ओके, इस चीज़ पे हम दोबारा आते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारा काम है ना वो ये है कि हमने यहाँ पे PID लगाने, इसको भी आप इग्नोर भी करें। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी करते ना तो अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसने वैसे थोड़ी सही सी परफॉर्मेंस के लिए लगाया हुआ है। लेकिन एक्चुअल जो काम है ना हमारा वो वेट PID, और यहाँ पे हमें पास क्या करवाना है, ठीक है, किसके लिए वेट करवाना है, तो वेट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे हम दे देंगे पहले चाइल्ड की PID, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देते हैं नल, ताकि ये पहले चाइल्ड के लिए जो वेट करेगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए, और वो इसको रिटर्न कर देगा अपनी PID, और लास्ट में हम लिखते हैं 0। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है वेट PID का। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ऑप्शनली वेट फॉर द, नहीं सेकंड, हमने सेकंड चाइल्ड का वेट करना ही नहीं है, तो सिर्फ हमें पहले ही चाइल्ड का वेट करना था, क्योंकि हमारे मैनुअल के अंदर पहले ही चाइल्ड का वेट करना था। ठीक है, फॉर इट्स फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात थी, हमें 2 फॉर कॉल्स यूज़ करनी है और पेरेंट प्रोसेस को वेट PID लगानी है और फर्स्ट चाइल्ड को हमें सुला देना है। ठीक है, अब सुलाएंगे कैसे, उसके ब्लॉक में जाके स्लीप के अंदर 5 सेकंड दे देंगे। तो आई होप ये सारा मैनुअल आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आई विल आंसर यू गाइस। So guys, welcome back. Now we have to do the lab manual 5, one of my favorite manual it is, जिसके अंदर हम करेंगे प्रोसेस सिस्टम कॉल, जिसके अंदर हम करेंगे ऑर्फन चाइल्ड क्या होता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं, क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं, अगर डिफरेंट होते हैं तो कैसे डिफरेंट होते हैं, और अगर आपने ज़ॉम्बी प्रोसेस से बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ज़ॉम्बी प्रोसेस से बचाना चाहते हो तो आपको वेट की सिस्टम कॉल लगानी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन द पेरेंट प्रोसेस कॉल वेट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ चाइल्ड, इट इंडिकेट्स दैट इट विल वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट। ठीक है, यानी कि वो चाइल्ड के कंप्लीट होने का वेट करेगा, एंड इट विल रेप द एग्जिट स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो वेट की सिस्टम कमांड है, सिस्टम कॉल है, वो हम कहाँ लगाते हैं, पेरेंट के ब्लॉक में लगाते हैं, ताकि पेरेंट वेट करे और वो चाइल्ड के एग्जीक्यूशन होने का वेट करे। बाकी ये EXEC है, एक्सेल है, XV भी होता है, तो ये सारे हमें लैब में
नहीं करवाएगा है तो मैं भी नहीं करवाऊँगा। तो डोंट वरी, ये आप लोग खुद ही कर लिएगा क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आते। तो बेसिकली क्या सीन है यार, ये चीज़ गलत होती है कि हमारे थ्योरी के टीचर डिफरेंट है, लैब के टीचर डिफरेंट है। थ्योरी वाला टीचर्स अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, लैब वाले टीचर्स अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लैब में सर ने नहीं करवाया, थ्योरी में मैम ने यही क्विज़ में दे दिया कि 2 प्रोग्राम हैं वो एक जगह पे एग्जीक्यूट करो। वाओ। सो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम है, इसको फोकस करने की ज़रूरत है। एनीवेज हम चलते हैं टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेस की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो कैसे बना चुका हूँ, ये वाली वीडियो अगर आपने देखी है मेरी, जिसके अंदर है प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या है थ्योरी की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो एडिट थी। तो यहाँ पे सारे थ्योरेटिकल मैंने बताया है ये किस तरह से है, क्या नहीं है, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये देखिए आया हुआ है, ज़ॉम्बी प्रोसेस और ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा था कि लैब मैनुअल ओपन कर लेते हैं, फिर मैंने लैब से सारा एक एक कोड 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया था। तो एक दफ़ा जब मैंने मेहनत कर दी है तो दोबारा बार बार क्यों करूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं कर रहा कि उस वीडियो पर जाके वहाँ से देखो, मैं यही वाली वीडियो इस वीडियो के अंदर लिंक कर दूँगा ताकि आप लोग प्रॉपरली देख पाएँ। ठीक है। सो अभी ये देख सकते हैं मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, ये अच्छा दूसरी दफ़ा ओपन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं एडिटिंग हो रही है, तो यहीं पे मैं वो वाली वीडियो जो ये वाली है ये उधर डाल दूँगा लाइक दिस। ठीक है। और वहाँ से फिर एडिटिंग कर लूँगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। ठीक है। तो इसको मैं एडिट कर लूँगा, ये सारा मेरा काम है, डोंट वरी। हम चलते हैं अब किधर, अभी के लिए आप देखें लैब मैनुअल 5। ठीक है। ये हमारे पास बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से मैनुअल्स बनाए गए, लेकिन वो मिसकंसेप्शन की वजह से बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्फन चाइल्ड? ऑर्फन चाइल्ड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। एनीवे इसका कोड वाइज मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्फन चाइल्ड किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। सिंपली आप देखें ये वाला कोड है, इतना सा छोटा सा कोड है। सबसे पहले आपने फॉर कॉल करनी है। जैसे ही आपने फॉर कॉल कर दी उसके बाद आपको पता है ना 2 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है पेरेंट का पोर्शन, जिसके अंदर हमारे पास P8 अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पेरेंट का ब्लॉक होगा, और एल्स के केस में हमारे पास वो किसका ब्लॉक होगा, वो होगा हमारे पास चाइल्ड का ब्लॉक। यहाँ पे वैसे एक और इफ कंडीशन ऐड होनी चाहिए, अगर प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, चाइल्ड प्रोसेस 4 फेल हो गई है, तो वो वाला केस भी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है कोड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमने ऑर्फन चाइल्ड बनाना है। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये फॉर कॉल कर दी। इस फॉर कॉल करने के बाद ये हमारा पेरेंट का जो ब्लॉक है ना, उसको हमने एज इट इज़ रखना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करनी। हमने एक स्लीप की सिस्टम कॉल लगानी है, वहाँ पे 10 दे दें, 60 दे दें, और उधर स्लीप की कमांड लगा दी। अब स्लीप की कमांड कहाँ पे लगानी है, ये कहाँ पे नहीं लगानी, इसी में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। बेसिकली क्या होगा, स्लीप की आप कमांड लगाओगे ना, आप देखें स्लीप की आप सिस्टम कॉल किस ब्लॉक के अंदर लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं चाइल्ड के ब्लॉक के अंदर। आपने स्लीप की कमांड, स्लीप की सिस्टम कॉल किधर लगा दिए, चाइल्ड के ब्लॉक में। इससे होगा क्या, इससे होगा भाई चाइल्ड जो होगा ना मुन्ना, वो बेचारा सो जाएगा। अब चाइल्ड सो रहा है, ठीक है, एक प्रोसेस सो रहा है तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। चाइल्ड तो सो रहा है ना, प्रोसेस जो होगा हमारे पास पेरेंट प्रोसेस, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और चाइल्ड मजे से लोरी करके सो रहा है। ठीक है। 60 सेकंड 10 सेकंड के अंदर उसको सुलाया हुआ है। अब पेरेंट एग्जीक्यूट होके चला गया। ठीक है। गया, टर्मिनेट हो गया, बेसिकली ना खत्म हो गया, इस दुनिया में अब नहीं रहा उस एरिया में, अब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में मिला, वो जा चुका है यहाँ से। तो जब चाइल्ड उठेगा, जब उसकी आंखें खुलेगी, जब वो जागेगा, जब रैबिट हो रहा होता है ना, सो रहा होता है, जब वो उठेगा वो शॉक हो जाएगा, ये हुआ क्या है। ठीक है। एकदम सदमे में आ जाएगा जो चाइल्ड होगा, और फिर वो कहेगा यार अब तो मैं ऑर्फन हो गया, मेरा पेरेंट है नहीं, अब मैं क्या करूं। ठीक है। इन दैट केस चाइल्ड प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा आपके पास ऑर्फन प्रोसेस। इतना सिंपल था, और इसको पता नहीं बच्चों ने कितना घुमा फिरा के इधर उधर करके किया। तो बहुत ही सिंपल था, चाइल्ड प्रोसेस ये होता है हमारे पास। ठीक है। ऑर्फन प्रोसेस। तो अब बेसिकली जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ना हमारे पास, वो होता है ज़ॉम्बी प्रोसेस। जब 2 चीज़ें आ जाती है ना, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं यार इसको पिक करूँ या इसको पिक करूँ। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, कभी भी 2 चीज़ों के दरमियान में ना आपको पिक करना ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या करो, आप ना सिक्का रखना और उछालना। आपने ना जब वो उछल रहा हो ना, उस टाइम पे अपने दिल से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली में,
और जब वो उछल रहा हो ना उसको वहीं पकड़ो, देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका दिल आपको खुद बता देगा कि आप किस तरफ आपका दिल कहता है कि ये राइट चॉइस है, ठीक है। ये मैंने किसी और चीज़ में इम्प्लीमेंट किया था वैसे। एनीवेज, तो ये हमारे पास हो चुका है और फन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ना वो होता है हमारे पास ज़ॉम्बी प्रोसेस। इस ज़ॉम्बी प्रोसेस की थ्योरी भी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ज़ॉम्बी प्रोसेस हमारे पास होता क्या है। अब ज़ॉम्बी प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये एक सेकंड में आपको पहले कोड दिखा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमारे पास 4 कॉल हुई है और 4 कॉल के अंदर हमारे पास ब्लॉक बने हुए हैं। ये हमारे पास पेरेंट का ब्लॉक है, ये हमारे पास चाइल्ड का ब्लॉक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास स्लीप वाली सिस्टम कॉल थी ना, पहले चाइल्ड के ब्लॉक के अंदर थी, अब हमने उठा के किधर डाल दिया, पेरेंट के ब्लॉक के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब इसके अंदर होगा जो पेरेंट होगा ना, ठीक है, वो सो रहा होगा, ठीक है। पहले हमारे पास केस में क्या था, चाइल्ड सो रहा था। अब हमारे पास कौन सो रहा है, जहां पे सिस्टम कॉल लगी होती है ना वही वाला ब्लॉक, वही वाला प्रोसेस सो रहा होता है। अब हमारे पास आप देख सकते हैं पेरेंट वाला जो ब्लॉक है ना वो सो रहा है, पेरेंट सलाम अलैकुम सो रहा है, ठीक है, ओके। उस केस में हमारे पास जो होगा ना, चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना वो अपनी आईडी रिटर्न करता है पेरेंट को, यानी कि उससे कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अब वो किसको रिटर्न करे, ठीक है, अब उसको पता है कि पता तो नहीं है कि वो सो रहा है, वो क्या है क्या नहीं है। तो उस केस में जो होगा ना हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस हमारा कहलाएगा ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो तो सो रहा है और चाइल्ड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके बाद जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसको जो रिटर्न करना होगा उसको पता नहीं होगा कि पेरेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन पेरेंट होता है लेकिन सो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वो कहलाता है, कौन कहलाता है, चाइल्ड प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, इस तरह के केस में ना एक हमारे और सेक्शन के बच्चे थे, वो कह रहे थे कि पेरेंट प्रोसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेस सेम चीज़ें होती हैं। सेम चीज़ें नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमेशा जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वही आपके पास ज़ॉम्बी प्रोसेस बनता है और आपका जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वही आपका ऑर्फन प्रोसेस बनता है, ठीक है। इस केस में आप कह सकते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ें नहीं है, दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दोनों का कोड डिफरेंट है, ठीक है। उस केस में आपको सेम नहीं होता। तो कुछ ये चीज़ें थी जो कि मुझे क्लियर करना मैं ज़रूरी समझता था, ठीक है। इस तरह से देखते हैं, चाइल्ड हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, अब वो रिटर्न किसको करे, यहाँ पे आके वो स्टक हो गया। और इसकी बड़ी मज़े की कोई निशानी बताता हूँ। आप ये वाली कमांड लिखेंगे ना अपनी PS और ये -EAF, ठीक है, ये वाली आप कमांड डालेंगे ना तो इस तरह से आपके पास एक आ जाएगा यूबंटो के अंदर। यहाँ पे आप देखें ZP डिफंक्ट, ये डिफंक्ट का जो कीवर्ड नजर आ रहा है, एक चीज़ को, इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि ये ज़ॉम्बी प्रोसेस है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आपको बताऊं। बाकी इसके अंदर आप, ये तो पूरा लैब का मैनुअल है और आगे एक्सेल कमांड्स वगैरह हैं। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने लैब मैनुअल 5 बहुत अच्छे से कर लिया होगा उस वीडियो के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लैब मैनुअल 6, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है लैब मैनुअल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, ये सारा जो कोड है ना गाइज, ठीक है, इससे आप हिल जाओगे, ठीक है। ये वाला सारा कोड आपने ना टेंशन ही नहीं लेनी। जब मैं हूँ आप लोगों के लिए, सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, बच्चों को जो कन्फ्यूजन हो रही है, 90% से ज़्यादा कह सकता हूँ मैं, बच्चों को ये कोड नहीं आता। इसकी समझ ही कख पल्ले नहीं पड़ी बच्चों को, ठीक है। बड़ी मुश्किलों से मुझे समझ आई, पता नहीं कैसे, बट आ गई, ठीक है। और मैं आप लोगों को सारा क्लियर करने वाला हूँ। अब बच्चों को ये नहीं पता ये मैसेज 1 है, ठीक है, बफर है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम बफर की बजाय कुछ और क्यों नहीं लिख सकते। यार जो मर्जी आपका दिल चाहे कर सकते हो। अब यहाँ पे FD1 FD2 और फिर अंदर 2 इस 2211 के अंदर ना बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईजीएस्ट मेथड लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपका पाइप का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पाइप हमारे पास होते हैं क्या, ठीक है। ये थ्योरी है सारी, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पाइप होते क्या। देखें, 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 डिवाइस कह सकते हैं या 2 प्रोसेस कह सकते हैं, कुछ भी आप 2 चीज़ें, ठीक है। उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है। तो हम कह रहे होते हैं कम्युनिकेशन या तो वायरलेस हो सकती है या वायर्ड हो सकती है। तो इसी तरह से ना वो क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम होता है। इसी तरह से हमारे घरों में जैसे पाइप्स होते हैं, उसी तरह से ये लॉजिकल पाइप है घरों में जो होते हैं, वो फिजिकल पाइप होते हैं। वो जो घरों वाले पाइप होते हैं क्या कर रहे होते हैं, पानी की कम्युनिकेशन करवा रहते हैं एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, यानी पानी एक जगह से फ्लो करते हुए दूसरे एंड से निकलता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पाइप से आते हैं। यहाँ पे जो हम पाइप यूज़ करने वाले हैं वो है यूनिडायरेक्शन, यानी कि वो 1 डायरेक्शनल है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे राइट होगी पहले, उसके बाद वो रीड हो जाएगी।
ओके यहाँ पे जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतनी समझने की ज़रूरत है, बाकी मैं आपको कोड खुद करके दिखाऊंगा। तो एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि फ़ाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है। फ़ाइल डिस्क्रिप्टर होता है आपका FD0 या FD1, ठीक है। यहाँ पे आप FD के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो नाम, जैसे कि अभी हम चेंज करेंगे। बस ये याद रखना है जो 0 होता है ना वो रीड के लिए होता है, और जो 1 होता है वो राइट के लिए होता है। कोई सा एक याद रख लो, जैसे मैंने याद रखा हुआ है 0 रीड के लिए होता है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा दूसरा भी अपोजिट जो होता है उसका ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। एक रीड के लिए तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, दूसरा राइट के लिए होगा। रीड के लिए आप याद कर लो कि 0 है, ठीक है, राइट का याद ही ना करो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा राइट का भाई 1 होगा, ठीक है, इस तरह से। और 0 ऑन सक्सेस होता है, और -1 ऑन एरर होता है। अब यहाँ पे अगर पाइप के आप सिस्टम कॉल लगाते हो और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो सक्सेस कंसीडर होता है, और एल्स के केस में, नेगेटिव के केस में वो एरर कंसीडर होता है, ठीक है। तो पाइप ये थोड़ा सा कोड है, ये इजी वाला है, तो ये मैं आपको वैसे यहाँ से दिखा देता हूँ। बाकी ये वाला मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीप लेवल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने क्या काम किया है, ठीक है, ये देखें ज़रा, ठीक है। हमने बनाई करैक्टर एरे जिसका नाम अंदर हम स्टोर करवा दिया मैसेज1, ठीक है। ये देख सकते हैं मैसेज1 एक मैसेज स्टोर हो गया। इसी तरह हमने कोई भी नाम रख दो यार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मैसेज2 रखने की, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैसेज2 रख दिया। इसी तरह से आप बफर का भी कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी उसका साइज़ फिक्स कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि उससे कम ना हो, 20 रख दे, 30 रख दे, कोई मसला नहीं है, कम ना रखिएगा वरना वो फिर मसला हो जाएगा। इसी तरह से अब ये इंट FD, ठीक है, यहाँ पे देखें ये FD जो है ना, ये एरे तो क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, लेकिन बाद में ना ये पाइप बन जाएगा। पाइप कब बनेगा? तब जब ये आप पाइप की सिस्टम कॉल के अंदर पास करेंगे तब पाइप बनेगा। अभी ये पाइप नहीं है, बस अभी एक एरे है इंटीजर टाइप की जिसके अंदर 2 इंडेक्स स्टोर करवाने की वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं आप। ओके अब यहाँ पे इस सब के बाद, ये 4 एरे डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या काम किया, हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर पाइप और उसके अंदर FD पास कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाली जो लाइन लिखी है ना, ठीक है, ये इफ़ कंडीशन ये हमारे पास क्या कर देगी, एक ना पाइप क्रिएट कर देगी, ठीक है। और इसके अंदर हम ना सिर्फ एरे का नाम भेज दिया था एज अ पैरामीटर, और ये हमारे पास अब एक FD एरे नहीं रही, अभी हमारे पास पाइप बन चुका है और पाइप का नाम है FD, ठीक है। तो अभी हम जो एग्जांपल कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या है कि 2 प्रोसेस है। यहाँ मुझे ना आपको डायग्राम बना के समझाना है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। लेट मी डिलीट इट, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी और न्यू स्लाइड मैंने इंपोर्ट की। इसका कलर मैं चेंज करने लगा हूँ लाइक दिस, और ये सारी चीज़ें मुझे रेस करनी है ताकि वो ओके रहे, ठीक है। तो इधर से मैंने आके यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या सीन है, एक प्रोसेस हमारे पास है A, एक प्रोसेस है हमारे पास B। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस A से लेकर प्रोसेस B को मैसेज भेजना है। अभी इस तक हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो मैसेज भेज रहा होता है, जो लिख रहा होता है, उसको हम कहते हैं ये राइटर है, ठीक है, राइट कह सकते हैं, राइट की सिस्टम कॉल यूज़ करेगा। और जिसके पास मैसेज रिसीव होना है, जिसने पढ़ना है, उसको हम कह देंगे ये हमारे पास रीडर है या ये रीड की सिस्टम कॉल यूज़ करेगा। पहले नंबर पे आता है हमारे पास राइट। यार जब राइट होगा कुछ ना कुछ तभी तो हम रीड कर पाएंगे ना, वरना खाली कागज़ को हम क्या ही पढ़ेंगे। तो अभी तक सिर्फ आपने इतनी सी चीज़ समझनी है, ठीक है, इसके अलावा अभी आपने और किसी चीज़ में नहीं फंसना, ठीक है। तो मैं वापस से इधर आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या काम किया, ठीक है, अभी सिर्फ ना ये सारा कोड आप देखें ही ना, ठीक है, अभी सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या काम किया, हमने सिंपली एक राइट और ये वाली सिस्टम कॉल यूज़ किया, ठीक है। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, लेट मी राइट इफ़ आई कैन, ओके यस आई कैन, एंड इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी कि कलर चेंज हुआ है या नहीं। ओके कलर चेंज हो गया। हमारे पास राइट की सिस्टम कॉल किस तरह से होती है, राइट लिखते हैं हम उसके लिए, उसके बाद ना इस तरह से बॉडी बना दी, ठीक है। एंड इसके अंदर ना बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर एंड तीसरा पैरामीटर, लाइक दिस गाइस, ठीक है। राइट लिख दिया और अंदर 3 पैरामीटर होंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है ना, वहाँ पे आपने देना होता है फाइल डिस्क्रिप्टर। जैसे मैंने बताया था रीड का याद रख लो, रीड का क्या था 0, तो ऑटोमेटिकली हमें किसका पता चल जाता है, राइट का। राइट का क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं FD और इसके अंदर दे सकते हैं 1, ठीक है। तो ये दे दिया। उसके बाद हमें देना होता है मैसेज, जो कि हमें यहाँ से इधर भेजना है, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरे प्रोसेस में भेजेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मैसेज सेंड करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर में हमने मैसेज भेज दिया और उस मैसेज का क्या साइज़ है, तो हम कह सकते हैं साइज़ ऑफ का फंक्शन भाई कॉल कर लो और उसके अंदर आप मैसेज का जो भी साइज़ है वो दे दो। ओके 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 गाइस, वेरी गुड, ठीक है। ये हमने ना एक सिस्टम कॉल लिख दिया राइट की।
अब बात पता है क्या है, अब ये वाली जो सिस्टम कॉल है ना, आपने लिखनी कहाँ पे, पेरेंट के ब्लॉक में। हम चाह रहे हैं कि पेरेंट लिखे, राइटर बने, और जो रीडर हो ना वो चाइल्ड प्रोसेस हो। जब हमारे पास 4 कॉल होगी, जैसे इधर मैं आता हूँ लैब मैनुअल 6 के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली इसने 4 कॉल वगैरह नहीं की हुई, एक ही उसके अंदर किया हुआ है, लेकिन आगे जैसे ये है, ठीक है, इधर उसने 4 कॉल वगैरह की हुई है। तो बेसिकली क्या आता है, 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे आपने जो पेरेंट का ब्लॉक होगा ना, जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ओपन इट, ओके, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, ठीक है, ऊपर आपने कहीं ना 4 कॉल कर ली, फॉर एग्जांपल 4 कॉल कर ली, 2 प्रोसेस क्रिएट हो गए, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, ठीक है। इफ़ की कंडीशन लगा ली और यहाँ पे लिख दिया कि इफ़ इंट एन में स्टोर करवा लो, ठीक है। इफ़ एन इज़ इक्वल्स टू या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास कौन सा ब्लॉक होगा, पेरेंट का ब्लॉक होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरेंट ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एल्स पार्ट, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि चलो अभी फेलियर वाली कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एल्स वाला जो पार्ट है ना वो फ़िलहाल के लिए चाइल्ड के लिए, वैसे इसकी कंडीशन होती है इक्वल्स टू 0, चाइल्ड वाला ब्लॉक हमने कह दिया। तो चाइल्ड वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ये रीड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या काम करवाते हैं, हम इसको ना रीड कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करवा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये रीड कर ले, तो यहाँ पे रीड की सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे, रीड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे, रीड का फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है 0, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज जो भी होगा मैसेज आ जाएगा, लेकिन मैसेज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं बफर। जो हमने बफर वाली अरे बनाई थी ना, वो यहाँ पे लिखेंगे बफर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ एंड बफर, ठीक है, BUFFER, इस तरह से, और एंड में सेमी कॉलन। तो बेसिकली हमने क्या काम किया है, ठीक है, कि हमने 2 प्रोसेसेस बना लिए, ठीक है। और प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी हम कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं। जो राइट वाली कमांड थी वो हमने पेरेंट के ब्लॉक के अंदर डाल दी है, ठीक है। और जो हमारे पास रीड वाली सिस्टम कॉल थी वो किधर डाल दी हमने, चाइल्ड वाले ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह से जो पेरेंट से हमारे पास चाइल्ड के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो डोंट वरी, मैं आपको ना इसको और मज़ीद अच्छी एक्सप्लेनेशन से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं सबको रेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद लेट्स सी कि अब हम इसको किस तरह से करते हैं। तो अभी तक जो हमने काम किया ना, वो ये काम किया था कि जो पेरेंट है, जैसे ए है, वो बी के ऊपर अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। अब हम कुछ इस तरह का चाहते हैं कि यार जो बी है वो भी तो मैसेज भेज सके ना यार, उसके लिए क्या हम करें। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो है यूनी डायरेक्शन, यानी कि 1 डायरेक्शन। अगर हमें वापस आना पड़ेगा तो हमें एक और पाइप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनुअल वाली एग्जांपल देखें ना तो फंस जाएंगे सारे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आप एरे बनाए ना, जैसे हमने इंट FD1 बनाई हुई है या इंट FD2 बनाई हुई है, उसकी बजाय ना आप बना लें इंट AB2 इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से एक और बना लें इंट BA एंड यहाँ पे उसका साइज दे दें। अब ये मैंने क्या काम किया, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, ये 2 पाइप बन जाएंगे बाद में। जब ये दोनों पाइप बन जाएंगे ना, एक पाइप किस लिए होगा, A to B जाने के लिए, और एक पाइप किस लिए होगा, B to A जाने के लिए, यानी कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस तरह से काम आप लोगों के लिए ना गाइस बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने वैसे अपने पास लिखा भी हुआ था, तो प्रॉपर मैंने इसका पहले समझा है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें बनाना होता है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस तो बना लेंगे, लेकिन प्रोसेस से पहले पाइप भी होना चाहिए, तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पाइप बनाना है, ठीक है। तो पाइप बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2 इफ़ कंडीशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लगा दी है इफ़ कंडीशन, और इसके अंदर सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे पाइप वाली, लाइक दिस पाइप। एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे, पहले हम FD पास कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी एरे का नाम होता था। अब हमारी एरे का नाम क्या है, AB, यानी कि हमारे पहले पाइप का नाम हो गया AB। ग्रेटर देन क्या क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव वाली कंडीशन चेक करते हैं। इक्वल्स टू -1 अगर हो जाता है तो हम कह देंगे कि भाई ये फेलियर वाली कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दोगे रिटर्न 1। गाइस यहाँ पे रिटर्न 1 लिखना बहुत ज़्यादा लाजमी है, वरना आपका मसला हो जाएगा। तो ये एक पाइप बन जाएगा इससे। अगर ये वाली कंडीशन नहीं चलती है तो ऑटोमेटिकली एक पाइप बन जाएगा। तो इफ़ पाइप, ठीक है, पाइप वाली सिस्टम कॉल यूज़ की। अब हम दूसरा पाइप बनाने लगे ये वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BA लिखेंगे और इक्वल्स टू -1। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न
1, ठीक है। रिटर्न 1 का मतलब होता है कि अब एरर आ गया और रिटर्न 0 का मतलब होता है कोई एरर नहीं आया। तो अगर ये दोनों इफ़ कंडीशन नहीं चलती तो ऑटोमेटिकली हम ये एज्यूम करते हैं, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है और पाइप्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब जब पाइप क्रिएट हो चुके हैं तो अगला काम हमें क्या करवाना है, दोनों प्रोसेस की कम्युनिकेशन करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों प्रोसेस भी तो बनाने हैं ना। तो हम एक जल्दी से फोर्क कॉल कर देंगे, इंट n इज इक्वल्स टू फोर्क, ठीक है। फोर्क कॉल कर देंगे इस तरह से। अब ये फोर्क कॉल हमारे पास हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़, ठीक है, हम चाहते हैं कि पेरेंट से पहले किधर जाए, उधर चाइल्ड की तरफ जाए, फिर चाइल्ड से वापस पेरेंट की तरफ भी आए। तो हम पहले पेरेंट का ब्लॉक बना लेते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा ब्लॉक है, वो हमारे पास पेरेंट ब्लॉक है, ठीक है। और ये हम उसकी इतनी बॉडी दे देते हैं। अभी हम एरर वाली कंडीशन नहीं चेक करें, डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास चाइल्ड वाला ब्लॉक है, ठीक है, चाइल्ड वाला ब्लॉक है। ओके गाइज़, बस बहुत ही सिंपल है, आपने मैनुअल की तरफ नहीं जाना। ये कोड आप देख लें, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट है ना वो हमारे पास क्या काम करे, वो हमारे पास काम करे राइट का पहले, ठीक है। तो राइट का मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम कॉल, ओके, ठीक है। और इसके अंदर अब मुझे पहले हम कर रहे थे FD, लेकिन अभी हम यहाँ पे ना पाइप यूज़ करेंगे पहले पाइप का नाम क्या है हमारा, AB, ठीक है। बेसिकली मैंने नाम चेंज किया, उससे घबराइएगा मत। तो यहाँ पे AB यूज़ कर लिया क्योंकि A to B पहले करेगा ना ये डायग्राम, ये वाली लाजमी याद रखनी है आपने, ओके। A to B और राइट करवाने के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, 1, ठीक है। ये हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर आ गया, जो भी मैसेज देना है वो मैसेज दे दिया, और उसका जो भी साइज़ है, वट एवर द साइज़ इज़, तो आप साइज़ के वेरिएबल में स्टोर करवा के उसका साइज़ पास करवा दो। अब इस तरह से करके ना इस तरह से इस पाइप के थ्रू ये वाला A to B चला जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा हमारा मैसेज, ठीक है। तो अब यही जो मैसेज है वो ये रीड भी तो करेगा ना, और ये रीड कौन करेगा, चाइल्ड प्रोसेस करेगा। तो चाइल्ड के लिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्या नाम है, रीड की कमांड। तो रीड करेंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं AB, इसने राइट के लिए 1 यूज़ किया था तो ये AB 0 वाला यूज़ करेगा, AB 0, एंड यहाँ पे बफ़र में स्टोर करवा लेगा, और बफ़र का वट एवर द साइज़ इज़, तो साइज़ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ओके गाइज़, अब गाइज़ इसने तो यहाँ से राइट करवा दिया और यहाँ से रीड करवा दिया, लेकिन हमने ये भी तो कहा था कि भाई ये वापस भी तो राइट करवा सकता है ना, यानी कि एक दफ़ा ये राइटर बन गया, ठीक है, अब चाहता है कि ये राइटर बने, और यहाँ पे ये रीडर बना था, अब चाहता है ये वाला रीडर बने, ठीक है, यानी उल्टा काम हो रहा है। अब ये मैसेज राइट करेगा और ये मैसेज रीड करेगा, ठीक है, यानी अपोजिट होने लगा है अब हमारे काम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा काम है कि ये वाला जो काम किया ना, जो रीड वाला काम यहाँ पे भी किया वो यहाँ पे भी कर लो, और राइट वाला काम यहाँ पे भी कर लो। तो सिंपली इज़ दैट हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रीड की सिस्टम कॉल, ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पे ट्रिक होने लगी है, यहाँ पे क्या हम AB वाला यूज़ करेंगे या BA वाला। अब देखें यहाँ पे ना B to A आने वाला है, ठीक है, ये वाला पाइप यूज़ होने लगा है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे B to A, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे B to A, ठीक है, लाइक दिस, एंड इसका रीड का फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, 0, ओके हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। और इसका जो भी मैसेज होगा या बफ़र होगा, ठीक है, बफ़र के अंदर हम कह सकते हैं बफ़र हो गया और उसका साइज़ हो गया, ओके कूल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया B to A, और यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर भी दे दिया, बफ़र भी दे दिया, साइज़ भी दे दिया। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस था वो राइट करवाएगा, क्योंकि पहले यहाँ से आया था, अब इसको राइट की वाली चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट, ठीक है, राइट। अब वो कौन से पाइप के थ्रू राइट करवाएगा, दूसरे वाले पाइप के थ्रू, जिसका नाम है हमारे पास B to A, ठीक है, B to A लिख दिया। और यहाँ पे हमने कह दिया राइट के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर क्या था, 1, और उसके बाद जो भी उसका मैसेज था वो दे दिया, और उसके बाद हमने उसका साइज़ दे दिया, वट एवर द साइज़ इज़। ओके गाइज़, यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज़ है कि हमने यहाँ पे 2 पाइप यूज़ किए हैं, ठीक है। जैसे ये एक पाइप बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक पाइप ये बना दी। बेसिकली हमारे पास क्रॉस शेप में होता है, वो लास्ट में मैंने प्रोसेसेस वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 पाइप हैं, ठीक है, जब हमारे पास राइटिंग हो रही है और रीडिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि जब एक प्रोसेस के अंदर ये वाले 2 हमारे पास
साइड एंड वगैरह यूज़ हो रहे हैं अगर, तो हमारे पास बाकी बंद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये दो यूज़ हो रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो ये वाले दो बंद होने चाहिए ना। तो आप देखें जो आपने यूज़ किए हैं ना उसके अलावा आप बंद कर दें। देखें ए बी का 1 यूटिलाइज़ हो रहा है, लेकिन जो ए बी का 0 है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बी ए का 0 यूटिलाइज़ हो रहा है। तो हमारे पास क्या सीन है, इस ब्लॉक के अंदर जो ए बी का 0 है उसको क्लोज होना चाहिए, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्लोज, ठीक है, ए बी का जो 0 है वो बंद कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने ये कर दिया। और इसी तरह से देखें बी ए का यहाँ पे कोई 1 यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो उसको भी आप बंद कर दो, क्लोज, ठीक है। एंड बी ए का हमारे पास 1 भी आप बंद कर दो, ठीक है। ये हमने बंद कर दिया। बेसिकली जो दो सिरे चाहिए थे ना वही हमने रखे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी के लिए ये वाला यूज़ हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो इसको बंद कर दो, और जब ये वाला यूज़ हो रहा है तो इसको बंद कर दो। लेकिन इस तरह होता नहीं है, तो क्रॉस शेप में होता है यूँ, इस तरह से कि यहाँ से जा रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो यहीं से निकले, वो यहाँ से निकले। बड़ा मुश्किल सा उसका अजीब सा कॉन्सेप्ट है, तो इतना आप कॉम्प्लेक्स में ना जाएँ, कोड पे फोकस करें और इससे आपका ईजीली क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ए बी 0 है, ठीक है। तो क्लोज कौन सा करना मांगता है, क्लोज ए बी का 1 आप बंद कर दो, ठीक है। इस तरह से आपने बंद कर दिया। इसी तरह से बी ए का 1 यूटिलाइज़ हो रहा है तो बी ए का 0 बंद कर दो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्लोज बी ए का 0 आप बंद कर दो, लाइक दिस गाइस। हाउ कूल इट इज़। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़े मज़े की है, अगर आपने नोटिस की हो, जो यहाँ पे क्लोज है ना, ठीक है, वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी का 0 क्लोज था, लेकिन यहाँ पे ए बी का 0 यूटिलाइज़ हो रहा है, यहाँ पे बी ए का 1 क्लोज था, और यहाँ पे बी ए का 1 ये इधर, ठीक है, इधर यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है। तो इसके बाद ये इसी तरह से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे क्लोज हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ए बी का 1। तो इस सब में इतना ही था, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हम। तो इस तरह से आपकी जो पाइपिंग होती है, दो पाइप के थ्रू मैसेज एक प्रोसेस से राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, सिमिलरली दूसरा प्रोसेस राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी इससे तो मुझे नहीं लगता था कि आप लोगों को समझ आने वाली है। बाकी इसमें भी वही काम हुआ है, बस ये जो सी आउट वाली और ये कमेंट्स डाल डाल के ना थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अगर आपको समझ आ गई ट्राई करिएगा। ये हो जाए क्रिएट अ चाइल्ड एंड पेरेंट प्रोसेस एंड पास मैसेज बिटवीन देम। जो काम अभी हमने किया है वही होगा, यानी कि आपने ना 2 वे चले ना करें, 1 वे की ट्राई करें। सबसे पहले एक पाइप बना लें और एक फॉर कॉल करके पेरेंट का ब्लॉक बनाए, चाइल्ड का ब्लॉक बनाए, और पेरेंट के ब्लॉक के अंदर राइट की कमांड लिख दें और चाइल्ड के ब्लॉक में रीड की कमांड लिख दें। इससे क्या होगा, पेरेंट से उसके अंदर आ जाएगा। ये बेसिकली टास्क ऊपर हुआ भी हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ऑलरेडी भी हुआ है, लेकिन इसमें फॉर लूप्स हैं, थोड़ा सा है। इधर भी हुआ होगा, ये सेकंड ही है। अच्छा चले ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से टास्क पूछा गया है कि चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस बनाओ। तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, इससे आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रिएट अ चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस बना देना है। उसके बाद हमें जो एक्चुअल काम है, हमें क्या करना है कि चाइल्ड प्रोसेस के ब्लॉक के अंदर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है। हमने सीन करके यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है, और उसको हमें पास करवाना है इट टू द पेरेंट प्रोसेस। यानी कि जो चाइल्ड प्रोसेस होगा ना, अब वो राइटर बनेगा, ठीक है। राइटर बन जाएगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू करके पास हो जाएगी, और पेरेंट ब्लॉक के अंदर वो रीड की सिस्टम कॉल करके वो एन वाली वैल्यू को रीड कर लेगा। जैसे ही वो एन वाली वैल्यू को रीड कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस जब उसको एन की वैल्यू रिसीव होगी तो पेरेंट प्रोसेस करेगा वहाँ तक इवन नंबर्स प्रिंट करवा देगा लूप लगा के। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेसिकली कोड वही था जो अभी मैं करवा रहा था ना, सारा उसी तरह से आपने करना है। आपने जो चेंजिंग करनी है ना, वो चेंजिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करनी है। आपने इसका नाम रखना है ए बी, ठीक है, और इसका नाम रखना है बी ए, ठीक है। और उसके बाद एन ले लेना है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। उसके बाद इसी तरह से बफर ले लेना, चलो ठीक है। उसके बाद पाइप ए बी इज इक्वल्स टू -1 तो अनेबल और रिटर्न 1। इसी तरह इफ़ पाइप बी ए इज इक्वल टू -1 तो रिटर्न 1 अनेबल, ठीक है। एल्स के केस में आप सिंपली फॉर कॉल करोगे और एक पेरेंट ब्लॉक बना दोगे और एक चाइल्ड ब्लॉक बना दोगे। तो जब पेरेंट ब्लॉक होगा, नहीं कौन ले रहा है इनपुट चेक करें तो चाइल्ड ले रहा है, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस ले रहा है। तो चाइल्ड प्रोसेस वाले ब्लॉक के अंदर आएंगे, वहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेंगे भाई
इनपुट करो, वो सीन करके एक n वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लोगे और यहाँ पे आप लिखोगे राइट वाली कमांड। राइट अपने पाइप का यूज़ करोगे और n पास करवा दोगे और n का साइज़ दे दोगे। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस के अंदर आओगे और यहाँ पे एक फॉर लूप चला दोगे और यहाँ पे रीड की सिस्टम कॉल करके n की वैल्यू गेट कर लोगे और वहाँ तक फॉर लूप चला के वो कौन से नंबर प्रिंट करवाने, इवन नंबर वहाँ तक प्रिंट करवा दोगे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। अब मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करें, ना हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन तब तक आपके मिनट गुजर जाएंगे। एनीवेज गाइस, वन शॉर्ट वीडियो फाइनली कंप्लीटेड और वेबसाइट ओके बहुत होगी प्रमोशन, बहुत प्रमोशन की है मैंने अपने नोट्स की। तो गाइस ये थी, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप भर चुका है वीडियोस से ही, सारी देख सकते हैं, बहुत वीडियोस मैंने बनाई हैं। ठीक है, आई फाउंड वन वे टू बी हैप्पी इज़ टू बीइंग बिज़ी। ठीक है, 15 16 घंटे बंदा काम करे, सैड होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वाओ। सो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहा होगा। इस सब से मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, अपने लिए भी दुआ करें और मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच।